नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विज्ञान में एक कदम सफलता की ओर। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस का पेपर जो कि 23 अगस्त को होना है, उसमें 2.5 महीने से भी कम समय बचा है। तो आप अच्छे से अगर तैयारी करेंगे तो आपका इसमें सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। इसमें जो एक टॉपिक है पर्यावरण पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी इन्वायरमेंट का, इसके अलावा इसमें आपदा प्रबंधन, ये दोनों मिला के 10 नंबर का दिया गया है। तो अगर आप चाहें सही से तैयारी करें तो 10 के 10 नंबर इसमें आपको मिल सकते हैं। तो हम लोग इसको देखेंगे पर्यावरण पारिस्थितिकी, इसमें थियरी भी कराएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराएंगे जो कि यूथ बुक से लिया गया है। अगर आप पूरा कवर कर लेंगे, पूरा वीडियो देख लेंगे, जितने भी वीडियो इसमें आएंगे, आपका 10 नंबर जो है पक्का हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 5 टॉपिक दिया गया है। ये 5 टॉपिक हैं पर्यावरण में। डिटेल में इसका देख लेते हैं। नीचे सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे आप। पर्यावरण सुरक्षा एवं पारिस्थितिकी तंत्र, वन्यजीव संरक्षण, जैव विविधता, पर्यावरणीय प्रदूषण एवं क्षरण, पर्यावरणीय आकलन तथा जलवायु परिवर्तन पर सामान्य मुद्दों से संबंधित सामान्य जानकारी, ये जो है इकोलॉजी में ये सिलेबस दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग थियरी करेंगे, उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें किया जाएगा। तो पहला चैप्टर कौन सा है? पर्यावरण सुरक्षा एवं पारिस्थितिकी तंत्र। ये कंप्लीट करेंगे हम लोग थियरी आज इसमें। शुरू करते हैं। तो पर्यावरणीय सुरक्षा, पर्यावरण एक व्यापक समष्टि है। इसमें जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, जीव जंतुओं का संरक्षण आदि का अध्ययन किया जाता है। वर्तमान तकनीकी मानव अपनी उपभोगवादी संस्कृति के कारण पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, अतः पर्यावरण को सुरक्षित रखने हेतु वैश्विक स्तर पर एवं राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रयास देखेंगे। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN की बात हो रही है, IUCN की। इसका मुख्यालय कहाँ है? IUCN का ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। स्थापना इसकी 1948 में होती है। तो 1948 में स्थापित IUCN अब विश्व का सबसे बड़ा और सबसे विविध पर्यावरण नेटवर्क है, जो अपने 1400 से अधिक सदस्य संगठनों और 17,000 विशेषज्ञों के ज्ञान, संसाधनों और पहुंच का उपयोग करता है। यह यानी कि IUCN विविधता और विशेषज्ञता द्वारा प्राकृतिक जगत की और इसकी सुरक्षा के लिए आवश्यक उपायों पर वैश्विक प्राधिकरण बनाती है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की बात हो रही है। ये इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म है। यह पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र का अग्रणी वैश्विक प्राधिकरण है, जो 3 वैश्विक संकटों पर परिवर्तनकारी बदलाव ला रहा है। 3 कौन कौन से हैं? जलवायु परिवर्तन पर संकट, दूसरा प्रकृति, भूमि और जैव विविधता के नुकसान का संकट, तीसरा प्रदूषण और कचरे का संकट। 1972 में इसकी स्थापना होती है। उसके बाद UNEP सदस्य देशों, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के बीच एक तटस्थ समन्वयकर्ता के रूप में मानवता की सबसे गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए कार्य कर रहा है। यहाँ से 1972 में इसकी स्थापना होती है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों की सार्वभौमिक सदस्यता है। अब बात कर लेते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF की बात हो रही है। तो 1961 में इसकी स्थापना होती है। स्थापना वर्ष आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनेंगे। तो 1961 में अपनी स्थापना के बाद से WWF प्रकृति और उसके संसाधनों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। यह विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र संरक्षण संगठन है। तो ये विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र संरक्षण संगठन है, एक गैर सरकारी संगठन है। पृथ्वी सम्मेलन यानी वर्ल्ड अर्थ समिट की बात हो रही है। रियो समिट भी इसको बोलते हैं। रियो डी जेनेरियो में हुआ था। तो हस्ताक्षर कब हुए? 1992 में। विषय क्या था? पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में जो है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में भी इसको जाना जाता है। विषय क्या है? पर्यावरण पर मानव सामाजिक आर्थिक गतिविधियों के प्रभाव को न्यून करना। क्या था? पर्यावरण पर मानव सामाजिक आर्थिक गतिविधियों के प्रभाव को न्यून करना। संयुक्त राष्ट्र संघ के समर्थन से जो है 1992 में रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राज़ील में है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन में 100 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो 100 देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मुद्दा एजेंडा 21 था। तो इसका मुख्य मुद्दा जो था एजेंडा 21 था। एजेंडा 21 के अंतर्गत पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण की उत्पादकता तथा टिकाऊ बनाने के लिए गंभीरता से विचार किया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल देख लेते हैं, इसके बारे में परिचय। 1987 में
तो सबसे पहले ध्यान रखिए कब हुआ था, 1987 में सहमति और 1 जनवरी 1989 से लागू हुआ है। तो 1987 में इसमें सहमति बनी और 1 जनवरी 1989 से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू हुआ। यह ओजोन परत की सुरक्षा के लिए एक वैश्विक समझौता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है किसके लिए था, ओजोन परत की सुरक्षा के लिए। इसका उद्देश्य जो है ओजोन क्षयकारी पदार्थों OD5 के उत्पादन और उपभोग को कम करना। इसे सबसे सफल अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय संधि के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिसे 197 देशों द्वारा सार्वभौमिक रूप से अनुमोदित किया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के उद्देश्य क्या हैं? OD5 को कम करना और समाप्त करना, बौद्धिक प्रतिबद्धता सुनिश्चित करना, वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना, विकासशील देशों की सहायता करना, ये जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के उद्देश्य हैं। भारत और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो भारत ने 1992 में एक अनुच्छेद 5 के देश के रूप में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए और OD5 को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के लिए बहुपक्षीय कोष से सहायता प्राप्त की। तो 1992 में जो है भारत जुड़ा इसमें। भारत ने मुख्य रूप से 7 नियंत्रित पदार्थों का उत्पादन और उपयोग किया, जिसमें CFCs और हेलोन शामिल हैं। मीथेन की बात हो रही है। थोड़ा डिटेल दिया गया है इसमें से। इसका आयोजन ओजोन परत का ह्रास करने वाले तत्वों एवं पदार्थों के संबंध में किया गया था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य उन तत्वों एवं गैसों के उत्सर्जन के उत्पादन पर क्रमबद्ध ढंग से रोक लगाना है जिनसे वायुमंडल की ओजोन परत का ह्रास होता है। यह सन 16 सितंबर 1987 को हस्ताक्षर किया गया। इसमें हस्ताक्षर 16 सितंबर 1987 को किया गया, इसलिए 16 सितंबर को हर साल विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है और यह सन 1 जनवरी 1989 से लागू हुई। इस प्रोटोकॉल में 2016 में किगाली संशोधन द्वारा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के चरणबद्ध तरीके से उपयोग को कम करने का आह्वान किया गया। पहले तो केवल CFC था। 2016 में किगाली संशोधन से HFC भी लागू हो गया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? ये 1997 में हुआ था। इसमें ये सारी चीज़ें शामिल थी, इकोलॉजी, एमिशन, कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेयर गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड, खेती, ग्लोबल वार्मिंग, इन सारी चीज़ों ये बात की गई थी। देख लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने के 1992 के सम्मेलन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के संबंध में 1997 में जापान के क्योटो शहर में संधि की गई थी। यह एक स्वैच्छिक संधि है जिस पर 141 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए थे। इन देशों ने इस बात पर सहमति प्रकट की कि वर्ष 2012 तक हानिकारक गैसों के उत्सर्जन पर 1990 के स्तर से 5.2% की कमी की जाएगी। यहाँ पे हस्ताक्षर किया गया था कि 2012 तक 1990 के स्तर से देखें तो हानिकारक गैसों के उत्सर्जन से 5.2% कमी की जाएगी 2012 में। नागोया प्रोटोकॉल, ये भी इम्पोर्टेंट है। नागोया प्रोटोकॉल जैविक विविधता सम्मेलन दिसंबर 2010 में जापान के नागोया शहर में आयोजित किया गया था। कब आयोजित किया गया? दिसंबर 2010 में। इस सम्मेलन में सभी प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों, जीव जंतुओं एवं आनुवंशिक के संसाधनों पर विचार विमर्श किया गया। कार्टेजिना प्रोटोकॉल, कार्टेजिना प्रोटोकॉल के बारे में देखते हैं। तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे 11 सितंबर 2003 को स्वीकार किया गया था। कब स्वीकार किया गया था? 11 सितंबर 2003 को। इस प्रोटोकॉल के अंतर्गत ऐसे कानून, नियम तथा कार्यविधियाँ तैयार की गई हैं जिससे जीवित रूपांतरित जीवों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने, उपयोग तथा उत्पादन करना समाज के लिए सुरक्षित हो। ये कार्टेजिना प्रोटोकॉल में था। डेट भी याद रखना है आपको, ईयर खासकर 2003 में, 11 सितंबर 2003। पर्यावरणीय सुरक्षा राष्ट्रीय प्रयास, राष्ट्रीय प्रयास देखते हैं। भारत के बारे में बात हो रही है। तो वन्य प्राणी एक्ट कब आया? 1972 में। पर्यावरण संरक्षण एक्ट कब आया? 1986 में। वायु संरक्षण एक्ट 1981 में। जल प्रदूषण संबंधित एक्ट 1974 में। वन संरक्षण एक्ट 1980 में। तो सबसे पहले वन्य प्राणी एक्ट आया 1972 में। 1972 में वन्य प्राणी एक्ट आया। उसके बाद 1974 में जो आता है जल प्रदूषण संबंधित एक्ट आता है। फिर 1980 में वन संरक्षण एक्ट आता है। 72 में आया था वन्य प्राणी एक्ट। 1980 में आता है वन संरक्षण एक्ट। फिर 1981 में आता है वायु संरक्षण एक्ट और फाइनली 1986 में आता है पर्यावरण संरक्षण एक्ट 1986। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। वन्य प्राणी अधिनियम 1972 की बात हो रही है। वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972। इस अधिनियम के माध्यम से विशेष पेड़ पौधों को संरक्षण प्रदान करना, जंगली पशुओं के शिकार करने पर प्रतिबंध,
नेशनल पार्क, अभ्यारण्य तथा जैव संरक्षण के लिए विशेष क्षेत्रों को घोषित करना, वन्य पशु पक्षियों तथा उनके उत्पाद के व्यापार के लिए लाइसेंस जारी करना, जो अधिनियम के कानूनों को तोड़े उनको दंडित करना इत्यादि के संरक्षण का प्रयास किया गया है। तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल थीं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, काफ़ी क्वेश्चन इससे बनते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करना तथा उसको बेहतर बनाना है। यह कानून केंद्रीय सरकार को ऐसे उपाय करने का अधिकार देता है जो पर्यावरण को शुद्ध एवं स्वच्छ रखने में सहायता करे। इस अधिनियम के मुख्य बिंदु हैं कौन कौन से? प्रदूषण की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय स्तर पर योजनाएं तैयार करना और उनको लागू करना, प्रदूषण के विभिन्न मापदंड तैयार करना, औद्योगिक क्षेत्रों की सीमा निर्धारित करना, पर्यावरण प्रदूषण संबंधी शोध कार्य करना, इसके अलावा हानिकारक गैस उत्सर्जन तथा उद्योगों से निकाले जाने वाले जल इत्यादि के नियम तथा कानून तैयार करना, पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम के लिए आचरण संहिता तैयार करना इत्यादि, ये इसके कार्य हैं। वायु संरक्षण एक्ट की बात करते हैं जो कि 1981 में आया था। तो वायु संरक्षण एवं प्रदूषण एक्ट 29 मार्च 1981 को पारित किया गया था। तो कब पारित किया था? यहाँ पे डेट भी याद रख लीजिए, 29 मार्च 1981 को। इस कानून के अंतर्गत वायु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। इस बोर्ड के मुख्य कार्य निम्न प्रकार हैं। कार्य इसके क्या क्या हैं? किसी भी क्षेत्र को वायु प्रदूषित क्षेत्र घोषित करना, इसका कार्य है। वाहनों के द्वारा प्रदूषण उत्सर्जन की सीमा निर्धारित करना, प्रदूषण की दृष्टि से उद्योग की स्थापना करना, किसी भी कारखाने से प्रदूषण के नमूने एकत्रित करना इत्यादि, इसके कार्य हैं। वन संरक्षण अधिनियम 1980, यहाँ पे वन्य संरक्षण अधिनियम की बात हो रही है जो कि 1980 में आया। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में बनाया गया था। इसके प्रावधान के अनुसार पहला, किसी आरक्षित जंगल को अनारक्षित जंगल घोषित किया जा सकता है। तो किसी भी आरक्षित जंगल को अनारक्षित जंगल घोषित किया जा सकता है तथा किसी वन को किसी अन्य भूमि उपयोग में बदला जा सकता है। वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन करने वाले को 15 दिन की सज़ा हो सकती है। जैव विविधता अधिनियम 2002, जैव विविधता अधिनियम 2002 आता है। तो भारत में जैव विविधता अधिनियम 2002 में पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, इंपॉर्टेंट है, इस अधिनियम के द्वारा क्या? राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, स्टेट जैव विविधता बोर्ड तथा जैव विविधता प्रबंधन समिति गठित करने का प्रावधान है। इस अधिनियम के अंतर्गत नेशनल बायोडाइवर्सिटी प्राधिकरण का गठन 2003 में किया गया था, ध्यान रखिएगा। तो जैव विविधता अधिनियम 2002 के थ्रू नेशनल बायोडाइवर्सिटी प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? 2003 में। इस अधिनियम के अनुसार सभी विदेशी संगठनों को जैव विविधता के संसाधनों को प्राप्त करने अथवा उनका उपयोग करने के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण यानी एनबीए, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी की अनुमति लेना अनिवार्य है। फिर से देख लीजिए, इस अधिनियम के अनुसार सभी विदेशी संगठनों को जैव विविधता के संसाधनों को प्राप्त करने अथवा उनका उपयोग करने के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण यानी एनबीए की अनुमति लेना अनिवार्य है। राष्ट्रीय कानून, नेशनल लॉज। भारत में 1879 में हाथियों के संरक्षण का कानून और सन 1919 में वन संरक्षण का कानून आया था, परंतु पर्यावरण संबंधी कानून 1972 में ही आया। तो इसके पहले जो है, आज़ादी के पहले भी 1879 में हाथियों के संरक्षण का कानून आया था और 1929 में वन संरक्षण का कानून आया था, लेकिन पर्यावरण संबंधी कानून जो है सबसे पहले 1972 में आया, वन्य प्राणी अधिनियम। यह 1971 की वन्य जीव संरक्षण अधिनियम से प्रेरित था। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो कि 1971 में आया था, उसके बाद पर्यावरण संबंधी कानून जो आता है 1972 में आता है। भारत को विश्व के 12 बहुत अधिक विविधता वाले देशों में गिना जाता है। तो विश्व के जो 12 सबसे अधिक विविधता वाले देश हैं उसमें भारत भी है। अभी भी ऐसी कई जंतु प्रजातियाँ हैं जिनकी पहचान अभी तक नहीं हुई है। जैविक विविधता का कृषि, औषधि और उद्योग के साथ सीधे उपभोग का संबंध है। तो जैविक विविधता का जो है कृषि, औषध और उद्योग के साथ सीधे उपभोग का संबंध है। इसके अलावा वह देश की संपदा भी है। तो जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी जो होती है देश की संपदा होती है। हमारे संविधान में जैव विविधता के संरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 51A, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 51A के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य, तो एक मौलिक कर्तव्य है अनुच्छेद 51A के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में 42वां संशोधन पर्यावरण के संरक्षण एवं उसमें सुधार को एक मूल कर्तव्य का रूप देता है। अनुच्छेद 48A स्पष्ट करता है, 48A दिया गया है जो कि DPSP में है, भारत के नीति निदेशक तत्व में। यह राज्य का कर्तव्य है कि वह न केवल पर्यावरण का बचाव व सुधार करे बल्कि देश के वनों और वन्य जीवन का भी संरक्षण करे। तो ये DPSP का भी इसमें दिया गया है अनुच्छेद 48 से, और मौलिक कर्तव्य 51A में इसके बारे में दिया गया है, पर्यावरण संरक्षण के बारे में।
पर्यावरण विभाग की स्थापना। भारत में सन 1980 में देश में स्वस्थ पर्यावरण के विकास के लिए पर्यावरण विभाग की स्थापना हुई थी। तो पर्यावरण विभाग की स्थापना कब होती है भारत में? 1980 में होती है। यही विभाग आगे चलकर सन 1985 में पर्यावरण और वन मंत्रालय कहलाया। तो ये जो पर्यावरण विभाग था 1980 में इसका गठन हुआ था, आगे चलकर 1985 में यही पर्यावरण और वन मंत्रालय कहलाया। इस मंत्रालय की मुख्य जिम्मेदारी पर्यावरण संबंधी कानूनों और नीतियों का संचालन व लागू करना है। भोपाल गैस त्रासदी के बारे में बात करते हैं। तो भोपाल गैस त्रासदी के पश्चात पर्यावरण सुधार अधिनियम, भोपाल गैस दुर्घटना के पश्चात पर्यावरण संरक्षण अधिनियम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट EPA सन 1986 में तैयार होकर सामने आया। तो 1984 में जो है 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। उसके बाद 1986 में इसीलिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है आया। इसे एक मुख्य कानून माना जा सकता है क्योंकि ये वर्तमान कानूनों की कई कमियों को पूरा करता है। इसके पश्चात तो विशिष्ट पर्यावरणीय समस्याओं को संबोधित करने के लिए कई पर्यावरणीय कानून का विकास हुआ। उदाहरण के लिए अभी हाल के वर्षों में ही CNG का प्रयोग दिल्ली प्रदेश में सार्वजनिक यातायात के वाहनों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। तो CNG का प्रयोग दिल्ली के आसपास जो है सार्वजनिक प्रयोग के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। इसके फलस्वरूप दिल्ली के वायु प्रदूषण की मात्रा कम हो गई है। तो CNG का उपयोग हो रहा है जिससे दिल्ली में वायु प्रदूषण की मात्रा थोड़ी कम हो गई है। प्रदूषण संबंधित कानून देखते हैं। तो पर्यावरण के सभी घटकों में वायु और जल जीव जंतुओं की उत्तरजीविता के लिए सबसे मूलभूत आवश्यकताएं हैं। तो वायु और जल जो है जीव जंतुओं की जीने के लिए मूलभूत आवश्यकताएं हैं। अतः उनको अवक्रमित होने से बचाने के लिए के उद्देश्य के कारण निम्नलिखित कानूनों को पारित किया गया है। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 व संशोधन 1988। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य जल प्रदूषण से बचाव व उसका नियंत्रण करना है तथा पानी की स्वच्छता को कायम या संचित रखना है, चाहे वह झरने, कुएं या फिर भूमि में हो। तो जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम आया 1974 में और इसमें संशोधन किया गया 1988 में। हर प्रकार के जल का नियंत्रण और स्वच्छता पे यह ध्यान देता है। विशेषताएं क्या है इसकी? तो इस अधिनियम की कुछ मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं। यह कानून राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नियंत्रण का अधिकार सौंपता है। तो ये कानून जो है राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नियंत्रण का अधिकार सौंपता है तथा यह बोर्ड फैक्ट्रियों द्वारा पानी में छोड़े गए प्रदूषित पदार्थों की मात्रा को सही मापदंड स्थापित करके नियंत्रित करता है। इसके अलावा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वाहित मल व औद्योगिक बहिर्स्राव के निकास का अनुमोदन, अस्वीकृति या कुछ शर्तों जब वह इनको विसर्जित करने पर अनुमति मांगते हैं इत्यादि के माध्यम से नियंत्रित करता है। इसके अलावा यह अधिनियम बोर्ड को अनुमति देता है कि वह कुछ कार्यों द्वारा इस कानून के अनुरूप चलें, जैसे परीक्षण के लिए आए कार्य को सम्मिलित करके, उपकरणों का परीक्षण करके व किसी भी कुएं, झरने, नाले से पानी का नमूना लेकर उसका विश्लेषण करने के माध्यम से। वर्ष 1988 में हुए इस संशोधन से पूर्व जल कानून को तोड़ने वालों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जाती थी व न्यायाधीशों द्वारा प्रदूषकों का नियंत्रण में डालने के निर्देश जारी होते थे। सन 1988 के संशोधन ने इस कानून के लागू करने के लिए काफ़ी सख्ती से काम किया है। बोर्ड को यह अधिकार दिया गया है कि वह गलत काम करने वाले उद्योग को बंद कर सकता है या किसी प्रशासनिक निर्देश द्वारा पानी या ऊर्जा की आपूर्ति बंद कर सकता है। तो ये कुछ चेंजेस किए गए 1988 में। 1977 का जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण सेस्कर अधिनियम। तो 1977 का जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण सेस्कर अधिनियम। जल कर अधिनियम को केंद्रीय व राज्य प्रदूषण बोर्डों ने मिलकर खर्च के लिए पैसा प्राप्त करने के उद्देश्य से पारित किया था। तो राज्य प्रदूषण बोर्ड और केंद्रीय दोनों मिलकर से पास किया था। यह कानून प्रदूषण नियंत्रण के लिए आर्थिक स्तर पर का प्रेरक है और इसके तहत स्थानीय अधिकारियों व कुछ चुने हुए उद्योगों को पानी के लिए कर यानी कि सेस देना पड़ता है। इस कर से प्राप्त आय को जल कानून के क्रियान्वयन के लिए प्रयोग किया जाता है। एकत्रीकरण के व्यय को काटने के पश्चात केंद्र सरकार केंद्रीय बोर्ड व राज्यों को जितना जरूरी हो उतना पैसा देती है। तो एकत्रीकरण के व्यय को काटने के पश्चात केंद्र सरकार जो है केंद्रीय बोर्ड व राज्यों को जितना जरूरी हो उतना पैसा देती है इसमें से।
प्रदूषण के नियंत्रण में पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए यह कानून प्रदूषण फैलाने वाले को कर की मात्रा पर 70% की छूट देता है। प्रदूषण के नियंत्रण में पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए यह कानून जो है प्रदूषण फैलाने वालों को कर की मात्रा पर 70% की छूट देता है। वह ऐसा तब करती है जब प्रदूषण करने वाला प्रदूषकों के निकास के यंत्र उग्र स्थान पर स्थापित कर लेता है। अगला है वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 व संशोधन 1987। तो वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम कब आता है? 1981 में, और 1987 में इसमें संशोधन होते हैं। जून 1972 में स्टॉकहोम में हुए संयुक्त राष्ट्र के मानवीय पर्यावरण के सम्मेलन में लिए गए निर्णयों को लागू करने के लिए संसद ने राष्ट्रव्यापी वायु अधिनियम लागू किया। तो जून 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के मानवीय पर्यावरण के सम्मेलन में लिए गए निर्णयों को लागू करने के लिए भारत की संसद ने राष्ट्रव्यापी वायु अधिनियम लागू किया। इस अधिनियम के मुख्य उद्देश्य वायु की गुणवत्ता में सुधार व देश में वायु प्रदूषण से बचाव व उसका नियंत्रण एवं कम करना है। इस कानून की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्न हैं। कौन कौन सी हैं? वायु अधिनियम का ढांचा सन 1974 के जल अधिनियम से मिलता जुलता है। पर्यावरणीय समस्याओं के लिए एक समग्रित रवैया अपनाने के लिए वायु अधिनियम व जल अधिनियम के अधीन स्थापित किए गए केंद्रीय और राज्य बोर्डों के अधिकारों को विस्तृत कर दिया। इसमें अब वायु प्रदूषण नियंत्रण भी शामिल हो गया। जिन राज्यों में जल प्रदूषण बोर्ड नहीं थे, उनके लिए वायु प्रदूषण बोर्डों की स्थापना अनिवार्य की गई। जिस भी राज्य में जल प्रदूषण बोर्ड नहीं थे, उनमें वायु प्रदूषण बोर्ड की स्थापना अनिवार्य कर दी गई। तीसरा, वायु कानून के अंतर्गत वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्रों के अधीन कार्य करती सब उद्योगों के लिए राजकीय बोर्डों से अनुमति लेना आवश्यक हो गया। तो वायु कानून के अंतर्गत वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्रों के अधीन कार्य करती सब उद्योगों के लिए राजकीय बोर्डों से अनुमति लेना जो है अनिवार्य कर दिया गया। चौथा, आसपास के पर्यावरण की वायु की गुणवत्ता को नोट करने के पश्चात और केंद्रीय बोर्ड से सलाह करने के बाद राज्यों को यह अधिकार दिया गया है कि वह उद्योगों व वाहनों के लिए प्रदूषित वायु का मापदंड सामने लाएं। अधिनियम बनाने वालों ने बोर्ड को जिन बातों पर कार्य करने के लिए अधिकृत किया था, वह कार्य हैं। कौन कौन से कार्य हैं? परीक्षण के लिए प्रवेश करने की सामर्थ्य, यंत्रों का परीक्षण व अन्य उद्देश्य भी, धुएंदान या चिमनियों से निकाले गए धुएं या धूल या ऐसे ही किसी बाहरी संस्थान से होने वाले प्रदूषण के विश्लेषण के उद्देश्य से निकाले गए नमूने को लेने का अधिकार, जैसा कि बताया गया है। अगला है 1980 का वन संरक्षण अधिनियम। 1980 का वन संरक्षण अधिनियम, तो प्रथम वन अधिनियम सन 1927 में पारित किया गया था, आज़ादी के पहले। यह अभी तक विद्यमान कई उपनिवेशी अधिनियमों में से एक है। इसको पारित करने के 3 कारण थे। वनों से संबंधित अधिनियम को सुदृढ़ करना, वन्य उत्पादों व परिवहन व लकड़ी और अन्य वन उत्पादों पर कर लगाने से संबंधित था। इसके पश्चात सन 1980 में, इसके बाद जो है 1980 में वन संरक्षण अधिनियम को सन 1927 के पूर्व कानून का संशोधन करने के लिए पारित किया गया। सन 1927 का अधिनियम वनों को 4 श्रेणियों, जिसमें संरक्षित वन, ग्राम वन, निजी वन व आरक्षित वन में विभाजित किया गया है। तो 1927 में जो है 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया था, संरक्षित वन, ग्राम वन, निजी वन और आरक्षित वन। राज्य को अधिकार है कि वह वन्य भूमि अथवा बेकार पड़ी भूमि को आरक्षित वन का दर्जा देकर इस वनों से निकले पदार्थों को बेच सके। आरक्षित वनों में अनधिकृत पेड़ों को काटना, पशुओं को चराना एवं शिकार पूरी तरह से आरक्षित है। इस नियम के उल्लंघन करने पर या तो जुर्माना देना पड़ता है या जेल हो जाती है। तो अगर उल्लंघन करेंगे तो जुर्माना हो सकता है या फिर जेल हो सकती है। जिन आरक्षित वनों को ग्रामीण समुदाय को दिया गया है, उन्हें ग्राम वन के नाम से भी जाना जाता है। जिन आरक्षित वनों को ग्रामीण समुदाय को दिया जाता है, उन्हें ग्राम वन कहा जाता है। राज्य सरकारों को वनों को संरक्षित वनों का दर्जा देने को अधिकृत किया गया है और उन्हें अधिकार है कि इन वनों से पेड़ों का काटना व वन पदार्थों के हटाने पर रोक लगा सके। तो वनों को संरक्षित वन का दर्जा देने का अधिकार इसके पास है, राज्य सरकारों के। इन संरक्षित वनों का बचाव नियमों, अनुज्ञापनों, लाइसेंस लेकर व कानूनी मुकदमों के माध्यम से होता है। तो इन संरक्षित वनों का बचाव जो है नियमों, अनुज्ञापनों यानी लाइसेंस लेकर व कानूनी मुकदमों के माध्यम से होता है। वह कानून का वन अधिकारी व उनके कर्मचारियों द्वारा संचालन होता है। भारत के वन्य जीवन में आने वाली कमी और उसमें उत्पन्न पर्यावरणीय हानि से घबराकर केंद्र सरकार ने सन 1986 में वन संरक्षण अधिनियम पारित किया था। जैविक विविधता अधिनियम 2000। जैविक विविधता अधिनियम 2000 आता है। तो भारत की जैविक संसाधनों की प्रचुरता और उससे संबंधित स्थानीय ज्ञान की एक अच्छी जानकारी उपलब्ध है। अधिवेशन के समानांतर लाभ को वितरण के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए
प्राप्ति के किसी सहायक यंत्र का संचालन एक बड़ी चुनौती है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक विस्तृत विचार विमर्श के पश्चात जैविक विविधता पर अधिनियम तैयार किया गया। इस कानून का उद्देश्य जैविक संसाधनों की उपलब्धि नियंत्रित कराना, जिससे उनके प्रयोग से उत्पन्न लाभ का समानांतर वितरण हो सके। तो इस कानून का उद्देश्य जो है जैविक संसाधनों की उपलब्धि नियंत्रित कराना, जिससे उनके प्रयोग से उत्पन्न लाभ का समानांतर वितरण हो सके। इसके अलावा जैविक विविधता विधेयक जो कि संसद में 15 मई सन 2000 को प्रस्तावित हुआ था। तो जैविक विविधता विधेयक जो है संसद में 15 मई सन 2000 को प्रस्तावित हुआ था। उसे निरीक्षण इत्यादि के लिए संसद की विज्ञान, तकनीकी, पर्यावरण व वनों की समिति को भेज दिया गया था। साक्ष्यों व सबूतों के परीक्षण के पश्चात इसे अस्थायी समिति यानी स्टैंडिंग कमेटी ने इस विधेयक को कुछ संशोधनों के साथ पारित कर दिया था। इस आयोग द्वारा दिए गए सुझावों पर आधारित सरकारी प्रस्ताव को मंत्रालय कैबिनेट ने स्वीकृति दी। जैविक विविधता विधेयक 2002 का लोकसभा ने 2 दिसंबर 2002 को और राज्यसभा ने 11 दिसंबर 2002 को पारित किया। तो जैविक विविधता अधिनियम को 2002 में लोकसभा ने तथा 2 दिसंबर 2002 को 2002 में 2 दिसंबर को लोकसभा ने और 11 दिसंबर 2002 को राज्यसभा ने इसे पारित कर दिया था। जैव विविधता अधिनियम की मुख्य विशेषताएं। जैव विविधता अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य भारत की प्रचुर जैव विविधता का संरक्षण व विदेशी व्यक्तियों व संगठनों द्वारा हमारी जानकारी के बिना अनुमति प्राप्त प्रवेश को रोकना है। तो इस कानून का क्या है? ये विदेशी व्यक्तियों व संगठनों द्वारा हमारी जानकारी के बिना अनुमति प्रवेश को ये रोकता है। यह नीति जैविक संपदा की लूट को रोकने के लिए बनी है। यह कानून राष्ट्रीय जैव विविधता अधिकार बोर्ड, राज्य जैव विविधता बॉर्डर जैव विविधता प्रबंधन कमेटियों के स्थानीय आयोग में स्थापित करना है। जैविक संसाधनों व संबंधित ज्ञान के प्रयोग के निर्णयों में एनबीए और एसबीबी का बीएमसी से सलाह करना आवश्यक है। बीएमसी की भूमिका जैविक विविधता के आंकन, संरक्षण व संपोषित प्रयोग करवाना है। सब विदेशी नागरिकों व संगठनों के लिए यह अनिवार्य है कि जैविक संसाधनों के प्रयोग के लिए उन्हें एनबीए की पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। एनबीए मतलब नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी। भारतीय व्यक्तियों व संगठनों को भी यदि विदेशी व्यक्तियों या संगठनों के साथ या तो कोई अनुसंधान करता है अथवा कोई जैविक संसाधनों का आदान प्रदान करता है तो उन्हें एनबीए की अनुमति लेनी पड़ेगी। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण यानी एनबीए। सहभागी अनुसंधान योजनाओं व ज्ञान और साधनों के आदान प्रदान आमतौर से उस स्थिति में कर मुक्त होते हैं जब उनकी कार्यशैली केंद्रीय सरकार के निर्देशों के अनुरूप हो या जब से संरक्षण, संपोषित प्रयोग व लाभ के सही वितरण जैसे अच्छे उद्देश्य रखते हों। परंतु भारतीय मूल के नागरिकों व स्थानीय व्यक्तियों की इनमें वैद्य और हकीम भी शामिल हैं। भारत के अंदर जैविक साधनों के प्रयोग की पूरी स्वतंत्रता है। भारत के अंदर जैविक साधनों के प्रयोग की पूरी स्वतंत्रता है, विशेषकर जब वह औषधि व अनुसंधान के उद्देश्यों के लिए प्रयोग हो। स्वीकृति देते समय एनबीए उन शर्तों को सामने रखेगी जो कि लाभों का सही वितरण कर सकें। भारत के अंदर या बाहर किसी भी रूप में आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, संपत्ति का अधिकार के आवेदन अथवा किसी जैविक स्रोत पर आधारित नवीन यंत्र को प्राप्त करने के लिए एनबीए की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। स्थानीय सरकारों के राज्य सरकारों के गठबंधन के अंतर्गत जैव विविधता के दृष्टिकोण से राष्ट्रीय परंपरा स्थलों के अधिसूचना की भी व्यवस्था है तथा कुछ क्षेत्रों में कर इत्यादि की भी माफ़ी है। इसका उद्देश्य सामान्यतः व्यापारिक पदार्थों को कर मुक्त करना है ताकि वे व्यापार प्रणाली में रुकावट सिद्ध न हो। यह विधेयक केंद्रीय और राज्य बोर्डों और स्थानीय कमेटियों की 3 स्तर की व्यवस्था के माध्यम से न केवल जैविक संपदा की लूट को रोकने में सहायक है बल्कि वह स्थानीय किसानों और जैविक विविधता का भी संरक्षण करता है। ये 3 लेवल पर है: राज्य बोर्ड, स्थानीय कमेटी और केंद्रीय। ये पौधों एवं पशुओं की जनन संसाधनों तक पहुँच को नियंत्रित करते हैं। ये पौधों एवं पशुओं की जनन संसाधनों तक पहुँच को नियंत्रित करते हैं और लाभों का सही वितरण करते हैं। विदेशियों द्वारा पहुँच के सब मामले प्रस्तावित राष्ट्रीय जैव विविधता अधिकार समिति द्वारा संबोधित होंगे। भारत की किसी भी पारंपरिक जानकारी अथवा जैविक साधन पर आधारित नई रचना के बौद्धिक संपत्ति अधिकार को प्राप्त करने के लिए इस आयोग की आवश्यकता होगी। तो भारत की किसी भी पारंपरिक जानकारी अथवा जैविक साधन पर आधारित
नई रचना के बौद्धिक संपत्ति अधिकार को प्राप्त करने के लिए इस आयोग की आवश्यकता होती है। आर्द्रभूमि समझौता, रामसर समझौता की बात करेंगे। वेटलैंड कंजर्वेशन ऑन और रामसर कन्वेंशन, यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता सन 1975 में पारित हुआ। तो रामसर समझौता कब पारित हुआ? 1975 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह समझौता आर्द्रभूमि के संरक्षण व सदुपयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का ढांचा प्रदान करता है। संयुक्त राष्ट्र की शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को इस समझौते की निवेशक की भूमिका में है तथा इसका मुख्य कार्यालय जो है रामसर ब्यूरो जो है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसका मुख्यालय जो है रामसर ब्यूरो ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। सन 1981 में भारत ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। 1975 में पारित हुआ था। भारत इसमें कब हस्ताक्षर करता है? 1981 में। इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत ने इस पर कब हस्ताक्षर किए? तो 1981 में। इस समझौते के उद्देश्य जलीय भूमि की हानि को रोकना व पेड़ पौधों और पशुओं और उनसे संबंधित पर्यावरणीय प्रक्रियाओं का संरक्षण है। आर्द्रभूमि स्थलों के संरक्षण हेतु COP के कर्तव्य। एक या एक से अधिक आर्द्रभूमि वाले स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि के स्थलों की सूची में सम्मिलित करना। आर्द्रभूमि वाले स्थलों जिसमें मैंग्रोव शामिल हैं वह बुद्धिमत्ता से किए प्रयोग को प्रोत्साहित करना। प्राकृतिक संरक्षणों की स्थापना द्वारा आर्द्र क्षेत्रों के संरक्षण को प्रोत्साहन देना। वाटरफॉल के लाभ के लिए जलीय क्षेत्रों का संचालन समझौते में उसके सूचना के अतिरिक्त। 5वां, जलीय क्षेत्रों के विषय में अनुसंधान व संचालन के प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करना। 6, समझौते के क्रियान्वयन के लिए अन्य पार्टियों से विशेषकर 2 या 2 से अधिक देशों के बीच पड़ती आर्द्रभूमि, आपस में वितरित जल व्यवस्थिकाएँ, प्रजातियों का भाग और आर्द्र क्षेत्रों की योजनाओं के विकास के संदर्भ में वार्ता करना। जलवायु अधिवेशन, क्लाइमेट कन्वेंशन, वैश्विक ऊष्मण यानी ग्रीन हाउस प्रभाव, तो हिंदी में ग्रीन हाउस इफेक्ट को वैश्विक ऊष्मण भी बोलते हैं, पृथ्वी के भविष्य के लिए शायद सबसे बड़ी चुनौती है। यह मुख्यतः बिजली, ऊष्मा व यातायात के लिए जीवाश्म ईंधन, कोयला, तेल एवं गैस के जलाने के माध्यम से औद्योगिक देशों द्वारा निष्कासित गैसों कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC जलवाष्प से है। आजकल जलवायु परिवर्तन से संबंधित जोखिमों को समझने का प्रयास किया जा रहा है तथा हर कदम पर कोई न कोई कार्य इन खतरों को कम करने की दिशा में हो रहे हैं। ग्रीन गैस के उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से कई देशों ने राष्ट्रीय योजनाओं को तैयार किया है व इस दिशा में नीतियाँ व कार्यक्रम को बढ़ावा दे रहे हैं। जून 1992 में रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण व विकास अधिवेशन की महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संधि की पहल को जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। UNFCCC भागीदार देशों को इस बात के लिए बाध्य करता है कि वह मानव जाति अर्थात मानव जनित द्वारा छोड़ी गई ग्रीन हाउस प्रदूषकों को ऐसे स्तर तक संचालित रख सकें जो कि पर्यावरण व्यवस्था के साथ ज़्यादा हस्तक्षेप ना करें। क्योटो, जापान में दिसंबर 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल पर सहमति हुई थी। यह जलवायु परिवर्तन के अधिवेशन के उद्देश्यों के अनुरूप था। यह प्रोटोकॉल सभी पार्टियों को, जिनमें विकसित देश और विकसित देश दोनों शामिल हैं, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कार्यक्रमों के निर्माण के लिए निम्नलिखित चरणों को निर्देशित करता है। क्रियाओं के आंकड़ों, मॉडलों, ग्रीन हाउस गैस प्रदूषकों की नई राष्ट्रीय स्थापनाओं व जो पदार्थ इन गैसों को वायु से अलग करते हैं। कार्बन कर, इंपॉर्टेंट है। कार्बन टैक्स, जीवाश्म ईंधन से निष्कासित पदार्थों के निकलने से ग्रीन हाउस गैस पर अब कई देश कर टैक्स लगाते हैं। ये कई उद्योगों को न केवल अधिक प्रभावशाली बनाते हैं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड को एकत्र करने की तकनीकों को भी विकसित करते हैं। इसके बारे में बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी नॉर्मली ऐसे देख लिया जाएगा। कार्बन पृथक्करण, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, तो जीवाश्म ईंधन को जलाने से गाड़ियाँ, ऊर्जा संयंत्रों यानी बिजली घरों और उद्योग अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। इस प्रदूषण को कम करने के लिए वनारोपण तथा कृषि प्रणाली में बेहतरी के माध्यम से वायु से ऑक्सीजन का पृथक्करण किया जा सकता है। पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र, अब आते हैं इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम पे। तो जीवों एवं अजैव पर्यावरण के मध्य या जैविक वातावरण एवं अजैविक वातावरण के मध्य की अंतरक्रिया तथा अंतर संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। तो पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी किसे कहते हैं?
जीवों एवं अजैव पर्यावरण के मध्य या जैविक वातावरण एवं अजैविक वातावरण के मध्य की अंतरक्रिया तथा अंतर संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी कहते हैं। पारिस्थितिकी के अंतर्गत जैविक और अजैविक घटक के अंतर संबंधों की जटिल व्यवस्था को पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत जैविक और अजैविक घटक के अंतर संबंधों की जटिल व्यवस्था को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र एक जैविक भौगोलिक वातावरण होता है जिसकी उत्पत्ति जैव और अजैव घटकों के अंतराकर्षण से होता है। जैविक तत्वों के अंतर संबंधों एवं अंतरक्रिया से जैविक तंत्र विकसित होते हैं। जैविक तत्वों के अंतर संबंधों एवं अंतरक्रिया से जैविक तंत्र विकसित होते हैं, जबकि भौतिक तत्वों के मध्य की अंतरक्रिया से भौतिक तंत्र का विकास होता है। जैविक एवं भौतिक तंत्र भी परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। यह अंतर संबंध एक ऐसी व्यवस्था को उत्पन्न करता है जो स्वयं में संतुलित होता है, जिसमें प्रत्येक तत्व प्रतिक्रियाशीलता के नियम पर न केवल जुड़े होते हैं बल्कि प्रति संतुलन की स्थिति बनाते हैं। वास्तविक अर्थ में तंत्र यानी सिस्टम का तात्पर्य ही होता है विभिन्न तत्वों की अंतर्निर्भरता से उत्पन्न व्यवस्था। पारिस्थितिकी तंत्र ऐसी ही एक व्यवस्था है जो इनके तत्वों के मध्य जटिल अंतर संबंध बनाए रखता है। पारिस्थितिकी कर्मता। जोसेफ ग्रीनेल्स ने पारिस्थितिकी कर्मता की संकल्पना का प्रतिपादन किया था। तो पारिस्थितिकी कर्मता का प्रतिपादन किसने किया था? जोसेफ ग्रीनेल्स ने। किसी खास प्रजाति की उसके पर्यावरण में कार्यात्मक भूमिका तथा स्थिति को प्रदर्शित करना ही पारिस्थितिकी कर्मता कहलाता है। तो किसी खास प्रजाति की उसके पर्यावरण में कार्यात्मक भूमिका तथा स्थिति को प्रदर्शित करना ही पारिस्थितिकी कर्मता कहलाती है। पृथ्वी पर मानव सहित विभिन्न वनस्पतियों एवं जंतुओं के मध्य का अंतराकर्षण पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक अस्तित्व के लिए आवश्यक है। पारिस्थितिकी सामान्य रूप से उस विज्ञान को कहते हैं जिसके अंतर्गत किसी पारिस्थितिक तंत्र में सभी जीवों तथा उनके भौतिक पर्यावरण में तथा दूसरी तरफ विभिन्न जीवों के मध्य पारस्परिक अंतरक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी सामान्य रूप से उस विज्ञान को कहते हैं जिसके अंतर्गत किसी पारिस्थितिक तंत्र में सभी जीवों तथा उनके भौतिक पर्यावरण में तथा दूसरी तरफ विभिन्न जीवों के मध्य पारस्परिक अंतरक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जर्मन जीव विज्ञानी थे अर्नेस्ट हैकेल ने 1869 में। तो पहले उन्होंने इकोलॉजी का प्रयोग किया था। पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं। पारिस्थितिकी तंत्र एक कार्यशील क्षेत्रीय इकाई होता है जो क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारियों एवं उनके भौतिक पर्यावरण के सकल योग का प्रतिनिधित्व करता है। पारिस्थितिकी तंत्र जो है एक कार्यशील क्षेत्रीय इकाई होता है जो क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारियों एवं उनके भौतिक पर्यावरण के सकल योग का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी संरचना 3 मूलभूत संगठनों से होती है। तो पारिस्थितिकी तंत्र है तो ये जैविक तत्व, अजैविक तत्व, तो इनसे मिलकर बना होता है। जैविक तत्व में क्या आ गया? तो जैविक तत्व में एक उत्पादक होगा, एक उपभोक्ता होगा, एक अपघटक होगा। उत्पादक कौन होते हैं? पादप जगत यानी पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे जो हो गए। उपभोक्ता कौन हो गया? प्राथमिक उपभोक्ता यानी जो पत्तों को खाते हैं, यानी पादप जगत पर निर्भर होते हैं पेड़ पौधों पर। उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता जो प्राइमरी उपभोक्ता को खाते हैं, फिर तृतीयक उपभोक्ता, उसके बाद उच्च मांसाहारी उपभोक्ता। इसके बाद एक और होते हैं अपघटक। अजैविक तत्व में क्या आ गया? मृदा एवं जलवायु आदि। तो अजैविक घटक में कार्बनिक घटक हो गया, जल, लवण, गैसें आदि। अकार्बनिक घटक में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, यूरिया, ह्यूमस आदि। भौतिक घटक में ऊर्जा, वायु, प्रकाश, ताप आदि आ गए। ये वर्ड हैं। ऊर्जा संगठक, जैविक संगठक और अजैविक संगठक। ये 3 मूलभूत संगठनों से बना है। ऊर्जा संगठक, जैविक संगठक और अजैविक संगठक। पारिस्थितिक तंत्र जीवमंडल में एक सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है। तो पारिस्थितिक तंत्र जो है जीवमंडल में एक सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है। पारिस्थितिक तंत्र एक खुला तंत्र होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक ओपन सिस्टम है जिसमें ऊर्जा तथा पदार्थों का सतत निवेश तथा उससे बहिर्गमन होता रहता है। तो पारिस्थितिक तंत्र एक खुला तंत्र होता है जिसमें ऊर्जा तथा पदार्थों का सतत निवेश तथा उसका बहिर्गमन
तो उससे बहिर्गमन होता रहता है। ऊर्जा जैविक तथा भौतिक संगठनों के मध्य ऊर्जा जो है जैविक तथा भौतिक संगठकों के मध्य जटिल पारस्परिक अंतरक्रियाएँ होती हैं। साथ ही साथ विभिन्न जीवधारियों में भी पारस्परिक क्रियाएँ होती हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। एक होता है स्वपारिस्थितिकी यानी ऑटोइकोलॉजी। तो किसी एक जीव या जाति विशेष के जीवों के जीवन पर वातावरण के प्रभाव का अध्ययन स्वपारिस्थितिकी यानी ऑटोइकोलॉजी कहलाता है। तो किसी एक जीव या फिर जाति विशेष के जीवों के जीवन पर वातावरण के प्रभाव का अध्ययन जो किया जाता है वह ऑटोइकोलॉजी कहलाएगा। समुदाय पारिस्थितिकी यानी सिनिकोलॉजी, इसके अंतर्गत किसी स्थान पर पाए जाने वाले समस्त समूहों, तो किसी स्थान पर जितने भी समूह पाए जा रहे हैं, जैविक समूह या समुदाय तथा वहाँ के वातावरण के संबंधों का अध्ययन करते हैं, तो सिनिकोलॉजी। तो सिंगल प्रजाति या सिंगल जीव का उसके वातावरण के साथ अध्ययन करेंगे तो ऑटोइकोलॉजी होगा। जब पूरे समूह में रहने वाले कई स्पीशीज का अध्ययन करेंगे उसके वातावरण के साथ, तो सिनिकोलॉजी हो जाएगा। इकोसिस्टमोलॉजी क्या है? इसके अंतर्गत किसी स्थान के जैविक और अजैविक कारकों की रूपरेखा, संपूर्ण प्रक्रिया, क्रियात्मक स्वरूप, चक्र, गति, ऊर्जा प्रवाह सभी का अध्ययन करते हैं। तो इकोसिस्टमोलॉजी के अंतर्गत किसी स्थान के जैविक और अजैविक कारकों की रूपरेखा, संपूर्ण प्रक्रिया, क्रियात्मक स्वरूप, चक्र, गति, ऊर्जा प्रवाह सभी का अध्ययन किया जाता है। अब आता है जंतु पारिस्थितिकी, एनिमल इकोलॉजी। विभिन्न जंतुओं के आपसी तथा वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन जंतु पारिस्थितिकी यानी एनिमल इकोलॉजी कहलाता है। आवास पारिस्थितिकी, हैबिटेट इकोलॉजी। आवास पारिस्थितिकी, हैबिटेट इकोलॉजी, इसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्र के जीवों के आवासों का अध्ययन उसके वातावरण के संदर्भ में करते हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्र के जीवों के आवासों का अध्ययन जो है उसके वातावरण के साथ करते हैं। मानव पारिस्थितिकी, ह्यूमन इकोलॉजी, तो मानव जीवन यापन पर विभिन्न कारकों के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। मुहाना पारिस्थितिकी, एस्चुअरी इकोलॉजी, नदी के मुहाने अर्थात नदी और समुद्र के मिलन क्षेत्र में मिलने वाले जीवों के अध्ययन वहाँ के वातावरण के संदर्भ में किया जाता है। संरक्षण पारिस्थितिकी, कंजर्वेशन इकोलॉजी, इसके अंतर्गत पारिस्थितिक संसाधनों के उचित उपयोग तथा प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है। तो कंजर्वेशन इकोलॉजी के अंतर्गत पारिस्थितिक संसाधनों के उचित उपयोग तथा प्रबंधन का जो है अध्ययन किया जाता है। इसके अतिरिक्त भी कई पारिस्थितिक तंत्र हैं, जैसे वनस्पति पारिस्थितिकी यानी प्लांट इकोलॉजी, स्थलीय पारिस्थितिकी, टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी, सागरीय पारिस्थितिकी, मैराइन इकोलॉजी, जनसंख्या पारिस्थितिकी, पूरा पारिस्थितिकी, अंतरिक्ष पारिस्थितिकी यानी स्पेस इकोलॉजी, व्यवहारिक पारिस्थितिकी, ये इम्पोर्टेंट है, व्यवहारिक पारिस्थितिकी यानी अप्लाइड इकोलॉजी। यह मानकीय आवश्यकताओं के उपयोग में आने वाली पारिस्थितिकी अवधारणा है। तो मानकीय आवश्यकताओं के उपयोग में आने वाली पारिस्थितिकी अवधारणा है। इसमें वन्य जीव प्रबंधन, जैविक नियंत्रण, वानिकी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सम्मिलित है। रासायनिक पारिस्थितिकी, केमिकल इकोलॉजी, यह विभिन्न जीवों द्वारा रासायनिक संबंधों का या वरीयता से सरोकार रखती है। समुदाय पारिस्थितिकी, कम्युनिटी इकोलॉजी, तो यह एक आवास और एक ही पर्यावरणीय स्थिति तथा विभिन्न समुदायों की पारिस्थितिकी से संबंधित है। कम्युनिटी इकोलॉजी, समुदाय पारिस्थितिकी, तो यह एक आवास और एक ही पर्यावरणीय स्थिति तथा विभिन्न समुदायों की पारिस्थितिकी से संबंधित है। भौगोलिक पारिस्थितिकी, इकोजियोग्राफी, यह विभिन्न पर्यावरणों में पौधों और जंतुओं के भौगोलिक वितरण का अध्ययन करती है, जिसे सम्मिलित रूप से बायोम कहा जाता है। तो भौगोलिक पारिस्थितिकी, जियोइकोलॉजी, यह विभिन्न पर्यावरणों में पौधों और जंतुओं के भौगोलिक वितरण का अध्ययन करती है, जिसे सम्मिलित रूप से बायोम कहा जाता है। समष्टि पारिस्थितिकी, पॉपुलेशन इकोलॉजी, यह समष्टि की वृद्धि, खाद्य संरचना, उपापचय और नियमन का अध्ययन करती है। इसको समष्टि पारिस्थितिकी या फिर पॉपुलेशन इकोलॉजी कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषाएँ, ये भी पूछ लिया जा सकता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1935 में किसने किया था? टैंसले ने। एजे टैंसले थे, उन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, एजे टैंसले। टैंसले के अनुसार वातावरण के सभी जैविक एवं अजैविक कारणों के एकीकरण के फलस्वरूप निर्मित तंत्र पारिस्थितिकी तंत्र है। तो टैंसले ने बताया कि वातावरण के सभी जैविक एवं अजैविक कारणों के एकीकरण के फलस्वरूप
निर्मित तंत्र जो है पारिस्थितिकी तंत्र है। ओडम ने क्या बताया, तो ओडम के अनुसार किसी भी समुदाय के जैविक सदस्यों और उनके भौतिक वातावरण में ऊर्जा प्रवाह और खनिज पदार्थ चक्र को पूरा करने के लिए निरंतर रचनात्मक और कार्यात्मक पारस्परिक अनुक्रियाएँ होती रहती हैं। इन्हीं अनुक्रियाओं के संपूर्ण तंत्र को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो ओडम ने क्या बताया, तो किसी भी समुदाय के जैविक सदस्यों और उनके भौतिक वातावरण में ऊर्जा प्रवाह और खनिज पदार्थ चक्र को पूरा करने के लिए निरंतर रचनात्मक और कार्यात्मक पारस्परिक अनुक्रियाएँ होती रहती हैं। इन्हीं अनुक्रियाओं के संपूर्ण तंत्र को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। टेलर के अनुसार, टेलर ने कहा कि पारिस्थितिकी को ऐसे विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है जो सभी जीवों को उनके पर्यावरण के साथ संबंधों को बताता है। वार्मिंग ने पारिस्थितिकी को जीव का उसके पर्यावरण से संबंध के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है। तो वार्मिंग ने पारिस्थितिकी को यानी इकोसिस्टम को जीव का उसके पर्यावरण से संबंध के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है। पारिस्थितिकी तंत्र वह आधारभूत इकाई है जिसमें जैविक और अजैविक वातावरण एक दूसरे पर अपना प्रभाव डालते हुए पारस्परिक अनुक्रिया से ऊर्जा और रासायनिक पदार्थों के निरंतर प्रवाह से तंत्र की कार्यात्मक गतिशीलता बनाए रखते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र वह आधारभूत इकाई है जिसमें जैविक और अजैविक वातावरण एक दूसरे पर अपना प्रभाव डालते हुए पारस्परिक अनुक्रिया से ऊर्जा और रासायनिक पदार्थों के निरंतर प्रवाह से तंत्र की कार्यात्मक गतिशीलता बनाए रखते हैं। भारत में पारिस्थितिकी पर महत्वपूर्ण कार्य रामदेव मिश्रा द्वारा किया गया। इन्हें भारतीय पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी किसे कहा जाता है, तो रामदेव मिश्रा। ब्रिटिश इकोलॉजिकल सोसाइटी का गठन कब हुआ, 1913 में। ब्रिटिश इकोलॉजिकल सोसाइटी का गठन 1913 में हुआ था। इकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका का गठन 1915 में। तो ब्रिटिश इकोलॉजिकल सोसाइटी का गठन 1913 में होता है। उसके 2 साल बाद यानी 1915 में इकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका का गठन होता है। अंतर्राष्ट्रीय पारिस्थितिकी संस्थान का गठन 1971 में अमेरिका में हुआ। तो अंतर्राष्ट्रीय पारिस्थितिकी संस्थान 1971 में इसका गठन अमेरिका में होता है। उष्णकटिबंधीय पारिस्थितिकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्थान का गठन कब होता है, 1930 में, जिसका मुख्यालय भारत में है। ये ध्यान रखिएगा। उष्णकटिबंधीय पारिस्थितिकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्थान का गठन कब हुआ, 1930 में, मुख्यालय भारत में। पारिस्थितिक तंत्र की कार्यशीलता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यशीलता देखते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र की कार्यशीलता ऊर्जा प्रवाह के प्रारूप पर निर्भर करती है, क्योंकि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के जीवित संगठकों के सभी पक्ष ऊर्जा प्रवाह पर आश्रित होते हैं। जीवमंडल, बायोस्फीयर देखते हैं। तो जीवमंडल के अंतर्गत वनस्पति तथा पशु जीवन बिना किसी रक्षक साधन के संभव होता है। जीवमंडल के अंतर्गत वनस्पति तथा पशु जीवन बिना किसी रक्षक साधक के संभव होता है। जीवमंडल के इस आवरण का संगठन सामान्य रूप से 30 किलोमीटर से कम मोटी वायु, जल, मिट्टी तथा शैल की पतली परत से होता है। बायोस्फीयर की बात कर रहे हैं। जीवमंडल के संगठक, जैवमंडल के संगठक कौन से हैं, जैविक, ऊर्जा, अजैविक। जैविक में वियोजक पादप जंतु आ गए, और ऊर्जा में सौर, ज्वारी, भूतापी आ गया। अजैविक में स्थल, मृदा, वायु और जल आ गए। ये हो गया अजैविक संगठक। इसके अंतर्गत मोटे तौर पर वायुमंडल, स्थल मंडल तथा जल मंडल को सम्मिलित किया जाता है। तो बायोस्फीयर यानी कि जीवमंडल के अजैविक घटकों में किसको शामिल किया जाता है, वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल। तो यहाँ से जान लो, सही से शुरू हो रहा है आपका इकोलॉजी। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। वातावरण की परतें जो हैं यहाँ पे दिखाई गई हैं। ये शोभमंडल है, ट्रोपोस्फियर, 0 से 12 किलोमीटर तक क्षेत्र है, जहाँ पे विमान यानी हवाई जहाज़ उड़ते हैं, गर्म वायु के गुब्बारे यहीं पे उड़ते हैं। ये कहाँ पे, ट्रोपोस्फियर यानी कि शोभमंडल में। फिर समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर 1350 किलोमीटर में है। फिर मध्यमंडल, मेसोस्फियर 51 से 80 किलोमीटर की है, जहाँ पे उल्काएँ होती हैं, उल्कापिंड गिरते हैं। तापमंडल यानी थर्मोस्फियर 81 से 800 किलोमीटर का क्षेत्र है, जहाँ पे उपग्रह स्थापित होते हैं। और सबसे बाह्य वायुमंडल एक्सोस्फीयर होता है 800 से 1000 किलोमीटर, जिसमें अंतरिक्ष यान जो है होते हैं। ध्यान रखिएगा।
अब वायुमंडल देखते हैं। जीवमंडल में जीवों के लिए आवश्यक ऑक्सीजन तथा अन्य गैस प्रदान करता है। तो वायुमंडल जो है जीवमंडल में जीवों के लिए आवश्यक ऑक्सीजन तथा अन्य गैसें प्रदान करता है तथा प्रवेशी लघु तरंग सौर विकिरण के लिए पारदर्शक बनकर तथा सौरिक ऊर्जा को छानकर भूतल पर आने में सहायता प्रदान करता है। तो सौरिक ऊर्जा को छानकर भूतल पर आने में सहायता प्रदान करता है। सौरिक ऊर्जा को हरी पत्ती वाले पौधे का संश्लेषण विधि से आहार ऊर्जा रूपों में परिवर्तित करते हैं, जिसका प्रयोग पौधे, जानवर तथा मनुष्य करते हैं। जलमंडल, तो जलमंडल इसके अंतर्गत झीलों, नदियों तथा महासागरों को सम्मिलित किया जाता है। स्थलमंडल में यह शैल निर्मित क्रस्ट होता है, जिसका विस्तार महाद्वीपों तथा महासागरों में होता है। भूपटली चट्टानों का अक्षय होने से क्रस्ट के सबसे ऊपरी भाग पर मिट्टियों का निर्माण होता है। मृदा तंत्र, मृदा आवरण वायुमंडल तथा स्थलमंडल के मध्य अवांतर मंडल यानी ट्रांजिशन जोन होता है। तो मृदा आवरण जो है वायुमंडल तथा स्थलमंडल के मध्य अवांतर मंडल यानी कि ट्रांजिशन जोन होता है। इसे जैविक भट्टी के रूप में भी जाना जाता है। तो मृदा तंत्र को जैविक भट्टी के रूप में जाना जाता है। मृदा जीवों के लिए एक तरफ आवास प्रदान करती है तो दूसरी तरफ जीवों के लिए पोषक आहार भंडार का कार्य करती है। जैविक संगठक, जैविक संगठन क्या है? जैविक संगठक पादप तंत्र, पौधों के सामाजिक समूह को पादप समुदाय कहते हैं तथा पौधे इस समुदाय की आधारभूत मौलिक इकाई होते हैं। पौधे प्राथमिक उत्पादक होते हैं क्योंकि ये सूर्य प्रकाश का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं। जंतु तंत्र की बात करें तो कार्यात्मक आधार पर जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र को दो प्रमुख भागों स्वपोषित संगठक और परपोषित संगठक में बांटते हैं। स्वपोषित संगठकों में सभी प्रकार के हरे पौधे आते हैं। परपोषित संगठकों के अंतर्गत उन जंतुओं को सम्मिलित करते हैं जो अपने आहार के लिए प्राथमिक उत्पादक यानी कि हरे पौधों पर निर्भर होते हैं। इन परपोषित जंतुओं को प्राथमिक उपभोक्ता भी कहते हैं। जैविक पदार्थों की सुलभता के आधार पर परपोषित जंतुओं को तीन प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। जैविक पदार्थों की सुलभता के आधार पर परपोषित जंतुओं को तीन प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से? मृतजीवी, परजीवी और प्राणिसमभोजी। ये तीन प्रकार हैं, मृतजीवी, परजीवी, प्राणिसमभोजी। इनके बारे में देख लेते हैं। तो मृतजीवी यानी सैप्रोफाइट्स, अंग्रेजी में ही डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। मृतजीवी सैप्रोफाइट ऐसे जंतु जो मृत पौधे तथा जंतुओं से प्राप्त जैविक या कार्बनिक यौगिकों को घोल के रूप में ग्रहण करते हैं और अपना जीवन निर्वाह करते हैं, वो मृतजीवी कहलाते हैं, सैप्रोफाइट कहलाते हैं। परजीवी यानी पैरासाइट, ये ऐसे जंतु होते हैं जो अपने जीवन निर्वाह के लिए आहार हेतु दूसरे जीवित जीवों पर आधारित होते हैं। प्राणिसमभोजी होलोजोनिक, ऐसे जंतु जो अपना आहार अपने मुख द्वारा ग्रहण करते हैं। ये जंतु अभियोजित आहार के बड़े बड़े भाग तक खा जाते हैं। सभी बड़े जंतु इस श्रेणी में आते हैं, गाय, ऊँट, शेर, हाथी इत्यादि। ये प्राणिसमभोजी हो गया, होलोजोनिक हो गए। सूक्ष्म जीव तंत्र, तो सूक्ष्म जीवों को वियोजक भी कहा जाता है क्योंकि ये मृत पौधों, जंतुओं तथा जैविक पदार्थों को विभिन्न रूपों में सड़ा गलाकर वियोजित करते हैं। सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत बैक्टीरिया एवं कवक को सम्मिलित किया जाता है। बैक्टीरिया एंड फंगस इसके अंतर्गत आते हैं। जीवमंडल के तत्वों का कार्यात्मक विभाजन, जीवमंडल है, इसमें अजैविक आ गए, उत्पादक आ गए, उपभोक्ता आ गए, वियोजक आ गए। तो एक तो अजैविक आ गए, उत्पादक, उपभोक्ता और वियोजक। उपभोक्ता में शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं और सर्वाहारी होते हैं। पोषण स्तर देखते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है पोषण स्तर यानी कि ट्रॉपिक लेवल। पारिस्थितिक तंत्र में आहार पोषण पदानुक्रम में संपन्न होता है। तो पारिस्थितिक तंत्र में आहार पोषण पदानुक्रम में संपन्न होता है या पोषक कई स्तरों पर संपन्न होता है। इसे पोषण स्तर कहते हैं। अर्थात जिस बिंदु पर एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का ट्रांसफर यानी स्थानांतरण होता है उसे पोषण स्तर कहते हैं। पोषण स्तर 1, आहार श्रृंखला में आधार पर स्वपोषित या प्राथमिक उत्पादक जीवों का होता है, जिसमें हरे पौधों को सम्मिलित करते हैं। हरे पौधे दूसरे जीवों के भोजन यानी ऊर्जा का स्रोत बनते हैं। पोषण स्तर 2 में, तो इस स्तर में प्राणी अपना भोजन स्वयं निर्मित नहीं कर पाते हैं, अपितु पौधों तथा अन्य प्राणियों पर निर्भर करते हैं। इसके अंतर्गत जो प्राणी पौधों पर निर्भर करते हैं उनको प्राथमिक उपभोक्ता या शाकभक्षी कहते हैं। इन्हें चरने वाले प्राणी भी कहते हैं, उदाहरण भेड़, बकरी, गाय, जिराफ आदि। पोषण स्तर 3 में कौन आएगा? तो ये इसमें मांसाहारी जंतुओं को सम्मिलित करते हैं। इन्हें द्वितीयक उपभोक्ता भी कहते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर।
क्योंकि ये पोषण स्तर प्रथम से प्राप्त भोजन पर आश्रित होने वाले पोषण स्तर 2 पर निर्भर करते हैं, उदाहरण शेर, भालू, चीता, चील आदि। पोषण स्तर 4, इसके अंतर्गत सर्वाहारी जंतु तथा मनुष्य आते हैं, जो निचले तीनों पोषण स्तरों के से प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप में भोजन ऊर्जा प्राप्त करते हैं। देख सकते हैं सौर ऊर्जा से जो है पौधे अपना भोजन बनाते हैं। पोषण स्तर 1 हो जाता है। पोषण स्तर 2 में जो है हर्बीवोर आ गए, उसके बाद पोषण स्तर 3 में जो इनको खाते हैं हर्बीवोरस को, उसके बाद पोषण स्तर 4 में जो इनको खाते हैं। मनुष्य सर्वाहारी है तो यहाँ से भी भोजन प्राप्त कर सकता है, यहाँ से भी भोजन प्राप्त कर सकता है। आहार श्रृंखला यहाँ पर फूड चेन दिया गया है। ये प्रोड्यूसर है ग्रास, टिड्डा खाता है इसको, प्राइमरी कंज्यूमर होता है ये ग्रास ओवर। फिर उसको टिड्डे को मेढक खाता है, फ्रॉग, ये सेकेंडरी कंज्यूमर हुआ। मेढक को जो है स्नैक यानी कि सांप खाता है, टर्शियरी कंज्यूमर। सांप को चील खा लेता है, ये हो गया फाइनल कंज्यूमर। और फिर ये जब मर जाता है तो ये डिकम्पोज हो जाता है, फंजाई और बैक्टीरिया इसको डिकम्पोज कर देते हैं। देख सकते हैं प्राथमिक उत्पादक शाकाहारी खाएगा, शाकाहारी को मांसाहारी, मांसाहारी को सर्वाहारी या उच्च मांसाहारी यानी टॉप कंज्यूमर खाएगा। आहार तथा ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में श्रृंखलाबद्ध रूप से स्थानांतरित होती है। तो आहार तथा ऊर्जा जो है एक जीव से दूसरे जीव में श्रृंखलाबद्ध रूप में स्थानांतरित होती हैं। इस श्रृंखला को आहार श्रृंखला कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। इस प्रकार उत्पादक तथा उपभोक्ता के आधार पर जीवों की पदानुक्रम संरचना निर्धारित होती है। उदाहरण घास पतंगे यानी कि कीट पतंगे खाती हैं, जैसे ग्रासहोपर, उसको मेढक खाएगा, मेढक को सांप खाएगा, सांप को बाज खाएगा, बाज को कदुआ खाएगा। और पौधे को हिरन खाएगा, हिरन को भेड़िया खाएगा, भेड़िया को शेर खा जाएगा। आहार जाल फूड वेब, तो कई फूड चेन आपस में मिलकर फूड वेब बन जाती हैं। देख सकते हैं ये फूड वेब है, कई फूड चेन मिलकर फूड वेब बन जाती हैं। आहार श्रृंखला जीवमंडल में भोजन ऊर्जा के एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में स्थानांतरण का एक साधारण रैखिक श्रृंखला है, जो वास्तव में इतनी सरल ना होकर अत्यधिक जटिल होती है, क्योंकि ऊर्जा स्थानांतरण की प्रक्रिया अत्यंत अंतःग्रंथित यानी जटिल श्रृंखलाओं से संपादित होती है। इस तरह की जटिल आहार श्रृंखला को आहार जाल यानी कि फूड वेव कहते हैं। यूनिडायरेक्शनल होती है फूड चेन। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रधान स्रोत जो है सूर्य है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण एक दिशी होता है यानी यूनिडायरेक्शनल होता है। ऊर्जा वापस लौट के पहले की तरफ नहीं आएगी, अर्थात खर्च की गई ऊर्जा पुनः तंत्र को प्राप्त नहीं होती है। ऊर्जा का प्रवाह पोषण स्तरों से होकर होता है तथा यह प्रवाह ऊष्मागतिकी के प्रथम एवं द्वितीय नियमों से नियंत्रित होती है। सबसे पहले लिंडमैन का नियम देख लेते हैं। लिंडमैन थे, उन्होंने 10% का नियम दिया था। लिंडमैन ने 10% का नियम दिया। इसके अनुसार विभिन्न पोषण स्तरों या जीवों में ऊर्जा के स्थानांतरण में केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित हो पाती है, जबकि 90% ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर 10% ऊर्जा पहुँचती है। मान लीजिए प्लांट में 1000 किलो कैलोरी एनर्जी है, तो वो बकरी खाती है तो उसमें उसका 10% यानी कि 100 किलो कैलोरी जाएगा। उसको आदमी खा लेता है तो उसमें 10 किलो कैलोरी एनर्जी ही जाएगा। पारिस्थितिक पिरामिड, इससे भी काफ़ी सवाल बनते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड, पारिस्थितिक पिरामिड का विचार चार्ल्स एल्टन द्वारा 1927 में दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इन सब शब्दों से भी क्वेश्चन पूछ लेंगे कि शब्द कौन दिया था। तो चार्ल्स एल्टन ने ये विचार प्रोत्साहित किया था पारिस्थितिक पिरामिड। कब? 1927 में। सामान्य दशा में आहार श्रृंखला के अंतर्गत निचले पोषण स्तर से सबसे ऊपरी पोषण स्तर के बीच जीवों की संख्या इस तरह घटती जाती है कि उसका आकार पिरामिड जैसा हो जाता है। तो प्रोड्यूसर सबसे ज़्यादा रहेंगे, फिर उसके बाद ऊपर जो है घटते जाते हैं। टॉप कंज्यूमर सबसे कम होते हैं। संख्या पिरामिड, संख्या पिरामिड, इसमें जीवों की मात्र संख्या को ध्यान में रखा जाता है। तो जीवों की संख्या को ध्यान में रख के पिरामिड बनाया जाता है, उनके आकार को नहीं। यह पिरामिड सीधा और उल्टा दोनों तरह के होते हैं। ये देख लेते हैं सीधा पिरामिड कहाँ बनता है। इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन काफ़ी आ सकते हैं।
सीधा पिरामिड, घास आधारित तंत्र में पिरामिड सीधा बनता है। तो घास में घास तो बहुत ज़्यादा रहती है, उसमें संख्या बहुत ज़्यादा रहती है, तो उनको जो खाते हैं टिड्डी वगैरह वो सब से थोड़ा कम होते हैं और उनको खाने वाले और कम होते हैं, क्योंकि आधार तल पर घास की संख्या ज़्यादा होती है तथा उन पर निर्भर जीवों की संख्या कम होती है। ये हो गया। उल्टा पिरामिड कहाँ बनता है? वृक्ष आधारित तंत्र में पिरामिड उल्टा बनेगा। एक वृक्ष बहुत बड़ा होता है तो उस होता एक ही है, लेकिन उस पर जो है कीड़े मकोड़े रहते हैं, उससे ज़्यादा रहते हैं और उनको खाने वाले और भी ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि वृक्ष की संख्या कम होगी जबकि उस पर निर्भर जीवों की संख्या अधिक होगी, तो उल्टा पिरामिड बनेगा वृक्ष में। बायोमास पिरामिड, ये इंपॉर्टेंट है। बायोमास पिरामिड, इसमें एक क्वेश्चन बहुत आता है, अभी आगे देखेंगे। इसमें प्रत्येक पोषण स्तर पर जीवों की संख्या के स्थान पर उनके सकल भार को सम्मिलित किया जाता है। तो भार को सम्मिलित किया जाता है, यह भी उल्टा एवं सीधा दोनों प्रकार का होता है। सीधा कहाँ बनेगा? तो देख सकते हैं 900 किलो घास है, उसको 100 प्राथमिक उपभोक्ता 100 किलो चूहे उन्हें खाते हैं, फिर 50 किलो सांप उनको खाते हैं, वह 10 किलो उल्लू उनको खाते हैं, तो ये घटता जा रहा है। सीधा बन गया। उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, यानी ऊपर जो है कम होते जाते हैं जैवभार। और उल्टा कहाँ बनता है? ये तालाब के जैवभार का पिरामिड है, इसमें उल्टा बनता है। उत्पादक जो है कम होता है, इसका जैवभार कम होता है, संख्या में ज़्यादा होते हैं लेकिन जैवभार जो उनका कम होता है। उनको खाने वाले ज़्यादा होते हैं, उनको खाने वाले का जैवभार और ज़्यादा होता है, सबसे ऊपर सबसे ज़्यादा है। यानी एल्गी है, उनको छोटी मछलियाँ उनको खाती हैं, फिर बड़ी मछलियाँ खाती हैं, तो ऐसे ये उल्टा बन जाता है। और वन के जैवभार का पिरामिड ऐसे बनेगा। उत्पादक यानी जो पौधे रहेंगे, पेड़ पौधे रहेंगे, उनका जो है भार ज़्यादा रहेगा, प्राथमिक उपभोक्ता का उनसे कम रहेगा, द्वितीय उपभोक्ता का उससे कम, और सर्वोच्च उपभोक्ता का सबसे कम। ये वाला सबसे ज़्यादा आता है। उल्टा जैवभार पिरामिड कहाँ बनता है? तो ये तालाब या फिर समुद्र में बनता है। घास या स्थल या प्राथमिक उत्पादक आधारित तंत्र में पिरामिड सीधा बनेगा, क्योंकि पिरामिड के आधार पर प्राथमिक उत्पादों का भार अधिक होगा जबकि बढ़ते स्तर पर भार कम होता जाएगा। उल्टा कहाँ बनता है? देखिए इन्वर्टेड पिरामिड, तो प्रोड्यूसर फाइटोप्लैंक्टन कम है, उनसे ज़्यादा जो है हर्बीवोरस जो है उनका जैवभार यानी कि बायोमास ज़्यादा है, फिर कार्निवोर जो सबसे ऊपर है उनका जैवभार सबसे ज़्यादा है। तालाब या झील आधारित में पिरामिड उल्टा बनेगा, क्योंकि पिरामिड के आधार पर शैवालों या वनस्पतियों का भार कम होता है जबकि उन पर निर्भर जीवों मछलियों का भार जो है अधिक होता है। ऊर्जा पिरामिड, प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, ये दिया गया है। इसके अंतर्गत किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में आहार जाल के प्रत्येक पोषण स्तर पर प्रति क्षेत्र इकाई में प्रति समय इकाई का पर उपयोग की गई ऊर्जा की कुल मात्रा को प्रदर्शित करते हैं। ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा बनता है। तो किसी भी आप देखेंगे कहीं पर भी ऊर्जा पिरामिड सदैव जो है सीधा बनेगा, उल्टा नहीं बनेगा, क्योंकि हमेशा जो है एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाएंगे तो 90% ऊर्जा कम हो जाएगी, 10% ही अंदर जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे, मान लो 100 था, प्राइमरी कंज्यूमर के पास 10% गया, उसके बाद 1% गया सेकेंडरी कंज्यूमर पे, उसके बाद 0.1 गया, उसके बाद 0.0 बन गया। तो एनर्जी का पिरामिड जो है सदैव जो है सीधा बनता है। अगला है भू जैव रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, बायोजियोकेमिकल साइकिल। ये बृहद स्तरीय चक्र होते हैं जिनके द्वारा अजैविक तत्वों का जैविक प्रवास्था से होकर गमन होता है तथा अंत में ये तत्व पुनः अजैविक दशा में वापस आ जाते हैं। भू जैव रासायनिक चक्र या फिर जैव भू रासायनिक चक्र, बायोजियोकेमिकल साइकिल। ये बृहद स्तरीय चक्र होते हैं जिनके द्वारा जो है अजैविक तत्वों का जैविक प्रवास्था से होकर गमन होता है तथा अंत में ये तत्व पुनः अजैविक दशा में वापस आ जाते हैं। ये जैविक तत्व आहार श्रृंखला के माध्यम से विभिन्न जीवों में स्थानांतरित होते हैं। इन जीवों के मृत हो जाने पर जैविक तत्व पुनः रासायनिक तत्व में बदल जाते हैं। ये कार्बन चक्र दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है कार्बन चक्र।
तो जैविक पदार्थों के शुष्क वजन का 50% भाग कार्बन होता है। तो जैविक पदार्थ जो हैं उनके शुष्क वजन का यानी उनके सूखे वजन का जो 50% भाग जो है कार्बन होता है। यह वायुमंडल में पौधों द्वारा CO2 के रूप में ग्रहण की जाती है। तो यह वायुमंडल में जो है पौधों द्वारा CO2 के रूप में ग्रहण की जाती है तथा श्वसन जीव एवं वनस्पति द्वारा पुनः वायुमंडल में पहुंचा दी जाती है। तो पौधे जो खाना बनाते हैं CO2 के माध्यम से बनाते हैं और श्वसन क्रिया में जीव और वनस्पति दोनों श्वसन क्रिया में CO2 बाहर छोड़ते हैं जिससे वायुमंडल में दोबारा पहुंच जाती है। जीवों के मृत हो जाने पर वियोजकों द्वारा ये वायुमंडल में पुनः पहुंचा दी जाती हैं। तो जीवों के मृत हो जाने पर वियोजकों द्वारा यानी डीकम्पोजर द्वारा ये पुनः वायुमंडल में पहुंचा दी जाती है। यहाँ पे ये दिया गया है। अब नाइट्रोजन चक्र देखते हैं। तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो है ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरित शैवाल द्वारा स्थिरीकरण होता है। तो बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी द्वारा इसका स्थिरीकरण के द्वारा ये होता है। उसके बाद जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजनीय यौगिकों में परिवर्तित करना, फिर मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक। तो ये वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होते हैं स्थिरीकरण के द्वारा ये मिट्टी में जाते हैं। फिर मिट्टी से जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन होता है। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन में फिर चले जाते हैं। इसके अलावा पौधों द्वारा अवशोषण होता है मिट्टी से। उसके बाद एक जंतुओं द्वारा पौधे जब खाते हैं उसमें जाता है। फिर उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन अपशिष्ट फिर ये मिट्टी में चले जाते हैं। तो ऐसे वायुमंडल से मिट्टी में, मिट्टी से वायुमंडल में ऐसे ये होता रहता है। पौधों तथा जीवों के विकास के लिए नाइट्रोजन यौगिक के रूप में आवश्यक होती है। जीवित जीव इसका प्रत्यक्ष उपभोग नहीं कर पाते हैं। तो जीवित जीव जो है इसका प्रत्यक्ष उपभोग नहीं कर पाते हैं। पौधे नाइट्रोजन को अमोनिया लवण तथा नाइट्रेट के रूप में मिट्टियों से प्राप्त करते हैं। तो पौधे जो है डायरेक्ट नाइट्रोजन ग्रहण नहीं करते हैं, ये अमोनिया लवण या फिर नाइट्रेट के रूप में मिट्टियों से ये नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं। तो नाइट्रेट के रूप में मिट्टी से प्राप्त करते हैं। प्राणी पौधों का भक्षण करके नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। तो प्राणी जो होते हैं पौधों का भक्षण करके नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं तथा प्राणियों की मृत्यु पश्चात ये पुनः वायुमंडल में मिल जाते हैं। ये प्रक्रिया चलती रहती है। फास्फोरस चक्र देखते हैं। फास्फोरस को जैविक पदार्थ अपनी प्रोटीन की आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए उपयोग करते हैं। यह चट्टानों से प्राप्त होता है जो पौधों द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। पुनः जीवों के उपभोग तथा उनके मृत्यु के पश्चात ये पुनः मृदा को प्राप्त हो जाते हैं। ये मृदा में ही चलते रहते हैं, चट्टान से मृदा, मृदा से चट्टान। ऑक्सीजन चक्र दिखाया गया है। प्रकृति में ऑक्सीजन चक्र तो वायुमंडलीय ऑक्सीजन O2 जो होती है श्वसन में ली जाती है पेड़ पौधों और मनुष्यों द्वारा, जीव जंतुओं द्वारा। ये H2O निकलता है। H2O प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है और CO2 के साथ फिर ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन जो है वहाँ पे मुक्त हो जाती है। देख सकते हैं यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया दी गई है। फोटोसिंथेसिस के बाद ऑक्सीजन जो है फिर मुक्त हो जाती है। कहाँ पे? वायुमंडल में। ऑक्सीजन जीवमंडल में गैसों के रूप में वायुमंडल द्वारा प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण किए जाते हैं तथा श्वसन क्रिया द्वारा पुनः वायुमंडल में पहुंचा दिए जाते हैं। कुछ ऑक्सीजन पृथ्वी पर जल एवं बर्फ के रूप में मौजूद है। तो ऑक्सीजन जो है जीवमंडल में गैसों के रूप में वायुमंडल द्वारा प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण किए जाते हैं तथा श्वसन क्रिया द्वारा पुनः वायुमंडल में पहुंचा दिए जाते हैं। कुछ ऑक्सीजन पृथ्वी पर जल एवं बर्फ के रूप में मौजूद है। श्वसन के रूप में वायुमंडल से O2 ग्रहण की जाती है, जबकि पौधे जो हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा O2 को वायुमंडल में दोबारा जो है निर्मुक्त करते हैं। जल चक्र देखते हैं। जीवमंडल में ऑक्सीजन, कार्बन तथा हाइड्रोजन जैविक पदार्थों के शुष्क वजन का 90% भाग निर्मित करते हैं। एक जल चक्र है। भूजल है, पादपों से वाष्पोत्सर्जन होता है, संघनन होकर वर्षण होता है। महासागरों और झीलों से नदियों का से वाष्पीकरण होता है जल का, तो वो भी जल संघनित होकर फिर वर्षा करता है। तो ऐसे ये जल चक्र चलता रहता है।
जीवमंडल में ऑक्सीजन, कार्बन तथा हाइड्रोजन जैविक पदार्थों के शुष्क वजन का 90% भाग निर्मित करते हैं। तो जीवमंडल में ऑक्सीजन, कार्बन तथा हाइड्रोजन जैविक पदार्थों के शुष्क वजन का 90% भाग निर्मित करते हैं। जीवों के सकल भार का लगभग 70% भाग जल है। जीवों के सकल भार का 70% भाग जल है। जीवमंडल में जल, झील, नदी, महासागर, भूमिगत जल, जलवाष्प आदि के रूप में मौजूद हैं। जीवमंडल में हाइड्रोजन का निवेश एवं निर्गम प्रायः जल के रूप में होता है। पृथ्वी पर जल, तो महासागर में जो है पृथ्वी के टोटल जल का 97.25% है। पृथ्वी पर टोटल 71% जल है, जिनमें से 97.25% जल महासागर में है। हिमटोपी एवं हिमनद के रूप में 2.05% है। भूमिगत जल केवल 0.68% है। झील में 0.01% है। मृदा या नमी में 0.005 है। वायुमंडल में 0.001%, नदियों में 0.0001%, जीवमंडल में 0.0004%। तो पीने के लिए जल काफ़ी कम है। ये सारी चीज़ें जो हैं पीने में यूज होती हैं। 1% से भी कम है पीने वाला जल। पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता, किसी क्षेत्र में प्रति इकाई समय में सकल संचित ऊर्जा की मात्रा को पारिस्थितिक उत्पादकता कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता किसे कहते हैं? तो किसी क्षेत्र में प्रति इकाई समय में सकल संचित ऊर्जा की मात्रा को पारिस्थितिकी उत्पादकता कहा जाता है। समस्त विश्व की औसत नेट प्राथमिक उत्पादकता 303 ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष है, जबकि विश्व के संपूर्ण क्षेत्रफल का सकल नेट प्राथमिक उत्पादन जो है 155.2 × 10⁹ टन प्रति वर्ष है। तो फिर से एक बार देखते हैं पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता। तो किसी क्षेत्र में प्रति इकाई समय में सकल संचित ऊर्जा की मात्रा को पारिस्थितिकी उत्पादकता कहा जाता है। समस्त विश्व की औसत नेट प्राथमिक उत्पादकता कितनी है? 303 ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष है, जबकि विश्व के संपूर्ण क्षेत्रफल का सकल नेट प्राथमिक उत्पादन जो है 155.2 × 10⁹ टन प्रति वर्ष है। प्रमुख बायोम की अनुमानित प्राथमिक उत्पादकता यहाँ से देख सकते हैं आप। वन की 1290 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, तो इसको मापा जाता है ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर में। तो वन में 1290 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। खुला महासागर 125 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। सवाना घास मैदान 600, महाद्वीपीय शेल्फ 350, कृषि 650, ताज़ा जल 1250, जंगल 600, रीफ एवं एस्चुरी 2000, टुंड्रा 140, ऊर्ध्वगामी जल सागरी 500, मरुस्थल 003, मरुस्थलीय झाड़ियाँ 70। सबसे ज़्यादा रीफ तथा एस्चुरी से होता है 2000, और उसके बाद वन में 1290, ताज़ा जल में 1250। औसत उत्पादकता ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर में मापा जाता है। पारिस्थितिकी के नियम, रूल्स ऑफ इकोलॉजी। पारिस्थितिकी तंत्र एक कार्यशील क्षेत्रीय इकाई होता है जो क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारियों एवं उनके भौतिक पर्यावरण के सकल योग का प्रतिनिधित्व करता है। यह इकाई सूक्ष्म से लेकर बृहद भौगोलिक क्षेत्र के रूप में हो सकता है। वृक्ष का एक पत्ता, कुआं, तालाब, नदी, झील, महाद्वीप से लेकर महासागर तक संपूर्ण विश्व ही पारिस्थितिकी तंत्र है। दो पारिस्थितिक तंत्र के मध्य स्थित संक्रमण क्षेत्र को इकोटोन कहा जाता है। दो पारिस्थितिक तंत्र यानी वन है एक तरफ से सटा हुआ ग्रासलैंड है, दोनों के मिलन स्थल को इकोटोन कहते हैं। यहाँ दोनों पारिस्थितिक तंत्र के जैविक एवं भौतिक लक्षण पाए जाते हैं। पारिस्थितिक तंत्र प्रकृति को एक कार्यात्मक इकाई के रूप में जानी जाती है। तो इकोटोन में जो है ज़्यादा जीव होते हैं, ज़्यादा प्रकार के। एक पारिस्थितिकी तंत्र जलाशय की एक बूंद जितनी छोटी भी हो सकती है, इसे सूक्ष्म पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। वहीं दूसरी ओर एक पारिस्थितिकी तंत्र एक महासागर जितना बड़ा भी हो सकता है। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है, तो ओपन सिस्टम होता है, अर्थात प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र एक दूसरे से जुड़े हैं और कहीं भी होने वाला परिवर्तन तथा क्रियाएं दूसरे को प्रभावित करती हैं। इसमें ऊर्जा तथा पदार्थों का सतत निवेश तथा बहिर्गमन होता रहता है। पारिस्थितिक तंत्र जीवमंडल में एक सुनिश्चित क्षेत्र प्राप्त करता है जो एक जैविक भौगोलिक प्रदेश होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के एक या अधिक नियंत्रण कारकों में जब तक अव्यवस्था नहीं होती, पारिस्थितिकी तंत्र अपेक्षाकृत स्थिर समस्थिति में होता है। पारिस्थितिकी तंत्र की निजी उत्पादकता होती है। उत्पादकता किसी क्षेत्र में प्रति समय इकाई में जैविक पदार्थों की वृद्धि दर का द्योतक होती है।
तो पारिस्थितिकी तंत्र की जो है निजी उत्पादकता होती है। उत्पादकता किसी क्षेत्र में प्रति समय इकाई में जैविक पदार्थों की वृद्धि दर का द्योतक होती है। पौधे स्वपोषित प्रकाश संश्लेषी प्राथमिक उत्पादक होते हैं और आहार श्रृंखला में प्रथम पोषीय स्तर की रचना करते हैं। कई आहार श्रृंखला सहसंबंधित होती हैं। तो कई फूड चेन जो होते हैं सहसंबंधित होती हैं, आपस में संबंधित होती हैं, जो आहार जाल का निर्माण करती हैं, यानी फूड वेब बनाती हैं। आहार श्रृंखला की विविधता में वृद्धि के साथ पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता तथा पारिस्थितिकी संतुलन में वृद्धि होती है। तो आहार श्रृंखला की विविधता में वृद्धि के साथ, जब आहार श्रृंखला की विविधता में वृद्धि होगी, इसके साथ पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता तथा पारिस्थितिकी संतुलन में वृद्धि होगी। पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक एवं जैविक घटकों के अंतरक्रिया से विकसित संपूर्ण जैविक भौगोलिक क्षेत्र होता है। पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक एवं जैविक घटकों के अंतरक्रिया से विकसित संपूर्ण जैविक भौगोलिक क्षेत्र होता है जो एक रूपतावाद के नियम लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी का अनुसरण करता है। सभी जैविक एवं भौतिक तत्व आपस में प्रतिक्रियाशील यानी रिएक्टिव होते हैं, अर्थात किसी भी एक घटक में होने वाला परिवर्तन दूसरे घटक को प्रत्यक्ष प्रभावित करता है। पारिस्थितिकी तंत्र में अजैविक एवं जैविक वातावरण के मध्य का अंतर संबंध पदार्थ एवं ऊर्जा के प्रवाह से निर्धारित होता है। पदार्थों का गमन या स्थानांतरण भू-जैव रासायनिक चक्र जियोटिक केमिकल साइकिल के रूप में होता है। तो पदार्थों का गमन या फिर स्थानांतरण भू-जैव रासायनिक चक्र यानी कि जियोटिक केमिकल साइकिल के रूप में होता है। कार्बन चक्र, फास्फोरस चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र इसी के प्रकार हैं। ऊर्जा का प्रवाह खाद्य ऊर्जा के रूप में विभिन्न जैविक घटकों के मध्य एक दिशी यानी यूनिडायरेक्शनल होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सौरिक ऊर्जा है। वनस्पतियां या हरे पौधे सौरिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती हैं, जो विभिन्न पोषण स्तर के मध्य खाद्य ऊर्जा के रूप में स्थानांतरित होता है। पारिस्थितिकी तंत्र ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। इसके अनुसार स्थिर द्रव्यमान वाले किसी तंत्र में ना तो ऊर्जा का निर्माण होता है और ना ही विनाश, बल्कि उसका एक रूप से दूसरे रूप में जो है परिवर्तन होता है। पारिस्थितिकी तंत्र सेवा सुधार परियोजना। केंद्र सरकार ने विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा के साथ एक अनुदान समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो पारिस्थितिकी तंत्र सेवा सुधार परियोजना क्या है? तो केंद्र सरकार ने विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा के साथ एक अनुदान समझौते पर हस्ताक्षर किया है। यह वैश्विक पर्यावरण सुविधा अनुदान पारिस्थितिकी सेवा सुधार परियोजना के लिए बल प्रदान करता है। इस परियोजना का संपूर्ण वित्तीयन विश्व बैंक की अनुषंगी संस्था वैश्विक पर्यावरण सुविधा ट्रस्ट कोष द्वारा किया जाएगा। तो इस परियोजना का जो संपूर्ण वित्तीयन है विश्व बैंक की अनुषंगी संस्था वैश्विक पर्यावरण सुविधा ट्रस्ट कोष द्वारा किया जाएगा। इस परियोजना की समयावधि 5 वर्षों के लिए होगी। परियोजना के क्रियान्वयन का दायित्व पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का होगा। तो ये परियोजना का क्रियान्वयन कौन कराएगा? पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। परियोजना मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों में संचालित होगी। तो परियोजना कहाँ संचालित होगी? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में। यहाँ राष्ट्रीय हरित भारत मिशन GIM के तहत इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन परियोजना को संचालित कर रहा है। यहाँ राष्ट्रीय हरित भारत मिशन GIM के तहत इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन परियोजना को संचालित कर रहा है। पारिस्थितिकी सेवा सुधार प्रोज अधिनियम के उद्देश्य। परियोजना के माध्यम से संस्थागत क्षमता निर्माण तथा सामुदायिक संगठन एवं वन विभाग की क्षमता को सुदृढ़ता प्रदान करना है। इसके जरिए वन पारिस्थितिकी सेवाओं में सुधार होगा। इस प्रोज अधिनियम से वन संपदा पर निर्भर समुदाय की आजीविका में सुधार होगा, जो केंद्रीय भारत की उच्च भूमियों में रहते हैं। यह प्रोज अधिनियम भारत सरकार के इंडिया मिशन में भी सहायक होगा। तो यह प्रोज मिशन जो है भारत सरकार के इंडिया मिशन में भी सहायक होगा, जिसका लक्ष्य है भारत के वनावरण की रक्षा करना, उसे समृद्ध करना तथा वातावरण में सुधार लाना। तो इंडिया मिशन का क्या लक्ष्य है? भारत के वनावरण की रक्षा करना, उसे समृद्ध करना तथा वातावरण में सुधार करना। कहीं कहीं भारत की जगह भात लिखा है, ध्यान रखिएगा। ओडम की जैविक तंत्र की संकल्पना। कॉन्सेप्ट ऑफ बायोटिक सिस्टम बाई ओडम। तो ओडम एक संकल्पना दी है जैविक तंत्र की। तो पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ओडम ने जैविक तंत्र की संकल्पना दिया, जिसमें उन्होंने माना कि जैविक विकास के प्रत्येक स्तर पर भौतिक वातावरण से अंतर संबंध की स्थापना होती है। तो पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ओडम ने जैविक तंत्र की संकल्पना दी थी, जिसमें उन्होंने माना कि जैविक विकास के प्रत्येक स्तर पर भौतिक वातावरण से अंतर संबंध की स्थापना होती है। जीन संरचना के विकास के साथ
ही भौतिक वातावरण से अंतरक्रिया प्रारंभ हो जाती है, जो जीवों के विकास के बाद भी चलती रहती है। तो जीन संरचना के विकास के साथ ही जो है भौतिक वातावरण से अंतरक्रिया प्रारंभ हो जाती है, जो जीवों के विकास के बाद भी चलती रहती है। यही पारिस्थितिकी तंत्र का आधार है, ये ओडम ने बताया। जीवों के जीन स्तर पर भौतिक वातावरण से अंतरक्रिया के परिणाम स्वरूप जेनेटिक तंत्र जेनेटिक सिस्टम का विकास होता है। पुनः कोशिका सेल के स्तर पर भौतिक वातावरण से अंतरक्रिया के कारण कोशिका तंत्र सेल सिस्टम का, ऑर्गन स्तर पर ऑर्गेनिक तंत्र यानी ऑर्गेनिक सिस्टम का, ऑर्गेनिज्म के स्तर पर ऑर्गेनिज्म तंत्र ऑर्गेनिज्म सिस्टम का तथा जनसंख्या के स्तर पर जनसंख्या तंत्र यानी पॉपुलेशन सिस्टम का विकास होता है। तो ये ओडम ने बताया था, जीन से शुरू करके पॉपुलेशन सिस्टम तक जो है ये पारिस्थितिक तंत्र पर निर्भर है। जैविक अनुक्रम का मॉडल, बायोटिक सक्सेशन मॉडल। जैविक समुदाय में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, जो अत्यंत धीमी गति से होती है, लेकिन इसी प्रक्रिया द्वारा एक लंबी अवधि के बाद नवीन जैविक समुदाय विकसित होते हैं। तो जैविक अनुक्रम का मॉडल बायोटिक सक्सेशन मॉडल। तो जैविक समुदाय के निरंतर परिवर्तन होता रहता है, जो अत्यंत धीमी गति से होती है, लेकिन इसी प्रक्रिया द्वारा एक लंबी अवधि के बाद नवीन जैविक समुदाय विकसित हो जाते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नवीन समुदाय जो है किस क्रिया की वजह से विकसित होते हैं? जैविक अनुक्रम की वजह से, बायोटिक सक्सेशन। अनुक्रम समय के अनुरूप वानस्पतिक समुदायों की रचना और आकार में उत्पन्न विभिन्नताओं को व्यक्त करता है। अनुक्रम समय के अनुरूप वानस्पतिक समुदायों की रचना और आकार में उत्पन्न विभिन्नताओं को व्यक्त करता है। अनुक्रम की अवधारणा सर्वप्रथम वार्मिंग 1899 और क्लीमेंट 1907-1916 ने दी थी। तो अनुक्रम यानी सक्सेशन की अवधारणा सर्वप्रथम वार्मिंग ने 1899 में और क्लीमेंट ने 1907-1916 में दी थी, जबकि अनुक्रम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुल्ट ने 1885 में किया था। तो सक्सेशन यानी कि अनुक्रम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है हुल्ट ने किया था 1885 में, और इसकी अवधारणा सक्सेशन की किसने दी थी? तो वार्मिंग ने 1899 में और क्लीमेंट ने 1907 से 1916 में। क्लीमेंट्स ने पारिस्थितिकी तंत्र की विकास की अवस्था को जैविक अनुक्रम या जैविक प्रतिस्थापन के रूप में व्यक्त किया। तो क्लीमेंट्स ने पारिस्थितिकी तंत्र की विकास की अवस्था को जैविक अनुक्रम या जैविक प्रतिस्थापन के रूप में व्यक्त किया। इसके अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र की भौतिक दशाओं में परिवर्तन के साथ जैविक दशाओं में भी परिवर्तन होता है। इसके अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र की भौतिक दशाओं में परिवर्तन के साथ जैविक दशाओं में भी परिवर्तन होता है, और अंततः पारिस्थितिकी विकास की चरम अवस्था आती है जिसमें जैव विविधता सर्वाधिक होती है। इसके परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी विकास की चरम अवस्था आती है जिसमें जैव विविधता जो है सर्वाधिक होती है। पहला, पारिस्थितिकी तंत्र की नग्नावस्था न्यूड स्टेज, पारिस्थितिकी तंत्र की घास अवस्था ग्रास स्टेज, पारिस्थितिकी तंत्र की झाड़ी अवस्था बुशी स्टेज, पारिस्थितिकी तंत्र की छोटी वृक्ष अवस्था स्मॉल ट्री स्टेज, उसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र की बड़ी वृक्ष अवस्था यानी बिग ट्री स्टेज। ये चरम अवस्था आ गई। प्रथम अवस्था में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। चूँकि यह वनस्पति विहीन अवस्था होती है, अतः बड़े जीवों का विकास नहीं हो पाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में प्रतिस्थापन की प्रक्रिया द्वारा जब घास जैसी वनस्पतियों का विकास होता है, तब इसी अनुरूप जीवों का विकास होता है। इस समय शाकाहारी जीव उत्पन्न होते हैं, जिनके लिए खाद्य के रूप में घास वनस्पति उपलब्ध होता है। यह दूसरी अवस्था कहलाती है। दूसरी अवस्था को प्रवजन की अप्रावस्था फेजेस ऑफ माइग्रेशन भी कहते हैं। तो दूसरी अवस्था को क्या बोलेंगे? प्रवजन की आवश्यकता या फिर फेजेस ऑफ माइग्रेशन। जैविक अनुक्रम में पारिस्थितिक रूपांतरण वनस्पतियों का विकास होता है। इस समय शाकाहारी जीवों के साथ ही मांसाहारी जीवों का भी विकास होता है। ऐसे में खाद्य श्रृंखला आगे बढ़ती है। तो जैविक अनुक्रम यानी कि बायोटिक सक्सेशन में पारिस्थितिक रूपांतरण वनस्पतियों का विकास होता है। इस समय शाकाहारी जीवों के साथ ही मांसाहारी जीवों का भी विकास होता है। ऐसे में खाद्य श्रृंखला आगे बढ़ती है। यह जैविक प्रतिस्थापन की तीसरी होती है। तो ये जैविक प्रतिस्थापन की तीसरा स्टेज है। इसे सुस्थिति की अवस्था या फिर फेज ऑफ ओसेसिस कहते हैं। तो तीसरी स्टेज जो होती है जैविक प्रतिस्थापन की, उसको सुस्थिति की अवस्था या फिर फेज ऑफ ओसेसिस कहते हैं। चौथी अवस्था में छोटे वृक्ष विकसित होते हैं। ऐसे में शाकाहारी और मांसाहारी जीवों के साथ ही पक्षी की उत्पत्ति होती है। इस तरह जैव विविधता में वृद्धि होने लगती है। इस अवस्था में विकसित पौधों में प्रतिस्पर्धा होती है तथा पौधों एवं निवास क्षेत्र के भौतिक पर्यावरण में प्रतिक्रिया प्रारंभ होती है। इस अवस्था को प्रतिक्रिया की अवस्था यानी फेज ऑफ रिएक्शन कहते हैं। चौथी अवस्था की बात हो रही है, उसको प्रतिक्रिया की अवस्था यानी फेज ऑफ रिएक्शन कहते हैं। पाँचवीं अवस्था में बड़े वृक्ष पाए जाते हैं। तो पाँचवीं अवस्था फाइनल अवस्था में बड़े वृक्ष पाए जाएंगे। इस समय जैव विविधता विकसित होती है। यह पारिस्थितिक अवस्था तंत्र की क्लाइमेक्स स्टेज होती है। तो ये क्लाइमेक्स स्टेज है।
इस अवस्था में स्थानिक तथा प्रादेशिक निवास से क्षेत्र तथा पौधों में सामंजस्य स्थापित हो जाती है तथा वनस्पतियों में समस्थिति की दशा प्राप्त होती है। इसे स्थिरीकरण की अवस्था कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? स्थिरीकरण की, यानी ये स्थित हो जाता है स्थिरीकरण। पारिस्थितिकी कर्मता या निकेत, ये भी इम्पोर्टेंट है। इकोलॉजिकल निकेत, निकेत बोलते हैं हिंदी में, निशे या निक बोलते हैं। पारिस्थितिकी निकेत से तात्पर्य पारिस्थितिकी तंत्र में किसी विशेष प्रजाति के जीवों के लिए उस स्थान से है जहाँ जीव विशेष को खाद्य ऊर्जा की प्राप्ति होती रहती है। तो विशेष स्थान से है जहाँ पे कोई जीव या स्पीशीज रहता है और वहाँ पे उसको खाना भोजन सारी चीज़ें वहाँ पे प्राप्त होती रहती हैं। उस विशेष स्थान को इकोलॉजिकल निके कहते हैं। तो पारिस्थितिकी निकेत से तात्पर्य पारिस्थितिकी तंत्र में किसी विशेष प्रजाति के जीवों के लिए उस स्थान से है जहाँ जीव विशेष को खाद्य ऊर्जा की प्राप्ति होती रहती है या विशेष जैविक प्रजातियों का आवास होता है, जहाँ अनुकूल भौतिक दशाओं में जीवों की जैविक प्रक्रिया, खाद्य श्रृंखला तथा प्रजनन प्रक्रिया सुचारू रूप से घटित होती रहती है। एक प्रकार के सामान्य निवास स्थान पर अनेकों जीव जंतुओं की जातियाँ तथा उपजातियाँ निवास करती हैं, किंतु प्रत्येक जाति या उपजाति का उस समस्त क्षेत्र में अपना एक स्थानीय क्षेत्र सुरक्षित होता है। इस क्षेत्र में जीव गतिशील जीवन यापन करता है। यह क्षेत्र ही निकेत है। वो छोटी सी जगह जहाँ पे वो अपना सारे कार्य करता है जीवन के, वो निकेत होता है। एक निकेत में एक ही जीव या स्पीशीज निवास करते हैं। वहन क्षमता अथवा जनसंख्या वहन क्षमता, कैरिंग कैपेसिटी, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो किसी भौगोलिक क्षेत्र के पारतंत्र में किसी जीवधारी प्रति की उस अधिकतम जनसंख्या के रूप में परिभाषित की जाती है जिसे उस पारतंत्र के साधन पोषण प्रदान करते हैं। तो कैरिंग कैपेसिटी क्या है? किसी भौगोलिक क्षेत्र के पारतंत्र में किसी जीवधारी प्रति की उस अधिकतम जनसंख्या के रूप में परिचालित करती है जिसे उस पारतंत्र के संसाधन पोषण प्रदान करते हैं। पारिस्थितिकी की कर्मता पद द्वारा केवल किसी जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन किया जा सकता है। गहन पारिस्थितिकी, ये भी इम्पोर्टेंट है। डीप इकोलॉजी, तो गहन पारिस्थितिकी पर्यावरण की एक ऐसी विचारधारा है जो प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के लिए क्रांतिक रेडिकल उपायों पर बल देती है। इसकी संकल्पना में पृथ्वी स्थित विभिन्न जैविक प्रजातियों, जीव जंतु, वनस्पतियों एवं मानव को एक समान महत्व दिया जाता है। मानव एवं प्रकृति को एक दूसरे का पूरक माना जाता है। ये डीप इकोलॉजी हो गया। इस गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम नॉर्वे के अर्नीस नेस ने 1972 में दिया था। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। डीप इकोलॉजी शब्द सबसे पहले किसने दिया? तो अर्नीस नेस ने 1972 में। कहाँ के थे? नॉर्वे के अर्नीस नेस। डीप इकोलॉजी, गहन पारिस्थितिकी का मुख्य विषय है मानव पृथ्वी का हिस्सा है ना कि उससे अलग है। तो गहन पारिस्थितिकी यानी डीप इकोलॉजी का मुख्य विषय जो है मानव जो है पृथ्वी का हिस्सा है ना कि उससे अलग है। गहन पारिस्थितिकी प्रकृति केंद्रित यानी इकोसेंट्रिक दर्शन या क्रांतिक पर्यावरणिक आंदोलन की विचारधारा है। तो गहन पारिस्थितिकी जो है प्रकृति केंद्रित है यानी इकोसेंट्रिक है या फिर क्रांतिक पर्यावरणीय आंदोलन का विचारधारा है जिसे पर्यावरणीय रेडिकल विचारधारा कहा जा सकता है। नेश ने इकोसॉफी की विचारधारा दिया था। तो नेश ने इकोसॉफी की विचारधारा दिया था। इसके अनुसार प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र या पर्यावरणीय तंत्र में पारिस्थितिकी संतुलन के दर्शन को इकोसॉफी कहते हैं। तो नेश ने इकोसॉफी की विचारधारा दिया था। इसके अनुसार प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र या पर्यावरणीय तंत्र में पारिस्थितिकी संतुलन के दर्शन को जो है इकोसॉफी कहते हैं। सतही पारिस्थितिकी, शैलो इकोलॉजी, सतही पारिस्थितिकी विचारधारा मानव केंद्रित विचारधारा पर आधारित है। तो ये मानव केंद्रित विचारधारा पर आधारित होती है सतही पारिस्थितिकी, जिसमें मानव के हित के लिए पर्यावरणीय संरक्षण तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण तथा संवर्धन पर बल दिया जाता है। यह संसाधनों के संरक्षण तथा संवर्धन की बात करती है। अर्नीस नेस का यह विचार था कि सतही पारिस्थितिकी आंदोलन का उद्देश्य मात्र प्रदूषण एवं पर्यावरणीय समस्याओं तथा संसाधन रिक्तता को रोकना है ताकि विकसित में देशों के हितों की रक्षा की जा सके। अर्नीस नेस ने विचार दिया था कि सतही पारिस्थितिकी आंदोलन का उद्देश्य मात्र प्रदूषण एवं पर्यावरणीय समस्याओं तथा संसाधन रिक्तता यानी रिसोर्स डिप्लीशन को रोकना है ताकि विकसित देशों के हितों की रक्षा की जा सके। कुछ महत्वपूर्ण प्रजातियाँ देख लेते हैं। मूल प्रजाति, फाउंडेशन स्पीसीज, वह प्रजातियाँ जो पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी संतुलन एवं स्थिरता के निर्माण एवं विकास में मुख्य रूप से योगदान देती हैं, मूल प्रजाति कहलाती हैं। जैसे कुछ विशेष प्रकार के शैवाल के सूचक प्रजाति, इंडिकेटर स्पीसीज भी इम्पोर्टेंट है। वह प्रजातियाँ जो भू जलवायु एवं पर्यावरणीय परिवर्तन से आसानी से प्रभावित हो जाती हैं, सूचक प्रजातियाँ कहलाती हैं। ये पर्यावरण निरीक्षण हेतु उपयोगी हैं, जैसे लाइकेन, मूंगा की चट्टान आदि। बायोटॉप क्या है? तो समान पर्यावरणीय स्थिति एवं पादप समुदाय वाले आवास को
बायोटॉप की संख्या दी जाती है, जैसे मैंग्रोव। तो बायोटॉप क्या है? तो समान पर्यावरणीय स्थिति एवं पादप समुदाय वाले आवास को बायोटॉप की संज्ञा दी जाती है, जैसे कि मैंग्रोव। लिंक प्रजाति क्या है? लिंक स्पीसीज माइकोराजा कवक तथा विकसित पौधों की जड़ों के बीच पाए जाने वाला सहचर जो है माइकोराजा होता है। मृदा में महत्वपूर्ण लिंक प्रजाति है, क्योंकि यह जैविक अवशिष्ट एवं मृदा से पोषित पोषक तत्वों को ग्रहण के मध्य लिंक स्थापित करता है। कुछ महत्वपूर्ण लिंक प्रजातियाँ जो है नेटवर्क प्रजातियों को भोजन प्रदान कर सकती हैं। कुछ लिंक प्रजातियाँ पुष्पों के परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। विश्वतीय वर्षावन लिंक प्रजातियों से समृद्ध होते हैं, क्योंकि यहाँ की प्रजातियाँ परागण एवं प्रसार हेतुओं पर निर्भर होती हैं। फ्लैगशिप प्रजाति पौधों एवं जंतुओं की वह प्रजातियाँ जो लोगों के मध्य लोकप्रिय होती हैं एवं लोगों का ध्यान अपने संरक्षण एवं आवास की सुरक्षा हेतु आकृष्ट करती हैं, जैसे बाघ, हाथी आदि। उनको क्या बोलेंगे? फ्लैगशिप प्रजाति। डायरेक्ट ऐसे भी पूछा जा सकता है। स्मरणीय तथ्य कुछ देख लेते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक संसाधन होते हैं, अर्थात इसकी अपनी उत्पादकता होती है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र का समय इकाई के संदर्भ में पर्यवेक्षण किया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र जीवमंडल के एक सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है। पारिस्थितिकी तंत्र एक कार्यशील इकाई है। इसकी रचना 3 मूल संगठनों से होती है, जिससे जैविक यानी कि बायोम संगठक, अजैविक या भौतिक संगठक या ऊर्जा संगठन, ये 3 जो है मूल संगठन है। तो थ्योरी इसकी कंप्लीट हुई पहले चैप्टर की। अगले वीडियो में हम लोग इसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो करेंगे। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।